देखो अब की बात, जैसे यूपीएससी ने, देखो एक चीज़ याद रखना कि मतलब ये टॉपिक सुसाइड जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस सुसाइड कौन कर रहा है, बस ये चेंज हो जाता है। जैसे अब क्या, यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा, जो स्टूडेंट जो सुसाइड कर रहे थे वो पूछा, ठीक है। उस टाइम क्या हो रहा था, 15-16 के दौर में, मतलब 12-13 के दौर में, उस टाइम किसान ज़्यादा सुसाइड कर रहे थे, तो उस टाइम यूपीएससी ने ये पूछा था। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कौन ज़्यादा सुसाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग करंट में कॉन्टेक्स्ट में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग मेंस में क्वेश्चन बनता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना ना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सुसाइड वाला सोशोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसमें अपन पढ़ेंगे पूरा। अब देखो ध्यान से समझना, एक पहले आत्महत्या समझो, पहले आत्महत्या क्या होती है। आत्महत्या क्या होती है, देखो एक चीज़ याद रखना, एक व्यक्ति की होती है नेचुरल डेथ होती है। नेचुरल डेथ क्या होता है, सामान्य मतलब एक बॉडी की एक एज होती है, उसके बाद में ऑटोमेटिक शरीर वो मतलब उसमें नॉर्मल डेथ हो जाती है, मतलब कोई रीज़न होता है, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। वो एक नेचुरल डेथ है जिसमें व्यक्ति मतलब मरना नहीं चाह रहा था, ठीक है, ध्यान से समझना। व्यक्ति उसमें मरना नहीं चाह रहा था, मतलब ऐसी नेचुरल बीमारी या जो भी है, या क्लाइमेटिक कुछ भी हो गया, मान लो डिजास्टर आया, कुछ भी है, उसमें उसकी मौत हो गई, मतलब जब व्यक्ति मरना नहीं चाह रहा था, ध्यान से समझना, तो वो नॉर्मल डेथ होती है, ठीक। एक होती है सुसाइड, ठीक है। सुसाइड में क्या होता है, सुसाइड में व्यक्ति की मौत नहीं आ रही है, व्यक्ति खुद मौत को गले लगा रहा है, ये चीज़ ध्यान से समझना। व्यक्ति मरना चाह रहा है, उसकी अभी शरीर कोई बीमारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वो मरना चाह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इन दोनों में ये चीज़ समझने लायक है कि सुसाइड में उसमें क्या अंतर होता है, ठीक है, नॉर्मल डेथ में, ठीक। अब देखो मैं इसको दोनों कॉन्टेक्स्ट में समझा दूंगा तुम लोगों को, जो अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उस कॉन्टेक्स्ट में समझा दूंगा, एक उस कॉन्टेक्स्ट में समझ लें किसानों के, ठीक है। भारत में किसान आत्महत्या, ठीक है। आज स्वरूप इसका देखेंगे, क्या स्वरूप है किसान आत्महत्या, लेके परिणाम क्या है, कारण क्या है, उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास, मूल्यांकन सुझाव। आप देखो कारण जब स्टडी को मान लो बच्चों को लेकर अलग होंगे, इसमें तो मैं दोनों साथ ही साथ कराते जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहली चीज़ है, भारत में किसान आत्महत्या का मुख्यतः 1991 के बाद में भारतीय किसानों द्वारा अनेक उनके पेशा में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों से तनाव में उनके द्वारा की जाने वाली आत्महत्या को किसान आत्महत्या की संज्ञा दी जाती है। अब ये चीज़ सोचना कि आखिर में अपन एलपीजी रिफॉर्म के बाद में क्यों बोल रहे हैं। देखो मैं ध्यान से समझना, उस टाइम तक क्या हो रहा था कि ज़्यादा, देखो भारत एक क्या था कि एक बंद अर्थव्यवस्था थी। याद करो यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा था, बंद अर्थव्यवस्था मतलब भारत ज़्यादा आयात निर्यात में ज़्यादा नहीं, वो अपनी यहाँ की घरेलू जो ज़रूरतें थी उसके पूरा करने के लिए ही वो मतलब साधन जो है निर्मित करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एलपीजी हुआ तो अपन ने क्या किया कि अपने देश की इकोनॉमी को ओपन किया, ध्यान से समझना ये चीज़। तो अपन क्या है, एक्सपोर्ट करने लग गए, इंपोर्ट भी कर रहे थे। अब ध्यान से समझना, एग्रीकल्चर में क्या हुआ अचानक से उस टाइम, अब देखो समझ बात, पहले क्या होता था कि भारत की जो लोकल डिमांड तो उसी को पूरी की जाती थी। अब वैश्विक जो मांग है वो बढ़ने लग गई, ध्यान से समझना। तो वैश्विक मांग जब बढ़ी तो किसानों को क्या लगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो खेती करें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में रहती है, जो बोलते हैं नकदी की फसलें, वो सारी चीज़ें। तो जो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, विदर्भ वाला, मराठा वाला, वो क्षेत्र जो है उसमें क्या है, जैसे वहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है ना, तो वो मतलब कपास वपास के लिए अच्छा है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अब क्या हुआ कि भाई सब ऐसी बात है, कपास की डिमांड विदेशों में है, वहाँ पे मान लो कि बहुत सारे जो है कपड़ों के लिए, इनके लिए। अब लोग क्या हो गया कि इस खेती में यहाँ पे लोग क्या करने लगे, खेती वेती करने लगे, ठीक। दूसरी बात क्या हो रहा था उस टाइम, जो 1991 के बाद में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हुआ, उसमें बहुत सारी कंपनियाँ आई। तो जो अपन देखते हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी के कारण जो है, जैसे मान लो कि कॉटन अपन ने बनाया, ठीक, बीटी कॉटन बनाया अपन ने, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था, जब अपन नेचुरल रूप से जो लगा रहे थे कॉटन, उसमें कुछ कीड़े पड़ जाते थे। अभी इसका सॉल्यूशन लेके आई बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब किसान इसी खेती कर रहे हैं, ध्यान से समझना। परंतु इनके देखो सब ऐसी बात है, कोई भी जो टेक्नोलॉजी होती है ना, देखो शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ का हो, वो बाद में लॉन्ग टाइम में नेगेटिव रूप लेके आता ही है, ये ज़रूर समझ लेना कोई भी चीज़। तो क्या हुआ कि जब किसान वो खेती तो करने लग गए, अब चलो ठीक है कीड़े तो नहीं पड़ रहे, परंतु क्या होने लगे, धीरे धीरे जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज होने लग गई, ठीक है। पानी की ज़्यादा डिमांड होती है जब ऐसे अपन जो बीटी कॉटन यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्षेत्र अब धीरे 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 लोग, अब क्या हुआ जब वैश्विक डिमांड है उनको पता है, तो लोग क्या है कर्जे में लेके क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्या हुआ कि जब खेती, एक चीज़ याद रखना, जब भी वो खेती करे एक तो कर्जा लेके आए, ठीक है। अब उस टाइम क्या हुआ कि जैसे ये जो महाराष्ट्र विदर्भ वाला क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट वाला है तो एरिया, तो इसके क्या होता है ना कि वेस्टर्न घाट के इधर उधर तो बारिश होती है अच्छी, पर इधर वाले एरिया में बारिश नहीं होती। तो इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है इंडिया में कि सब जगह पानी पहुंचा दिया जाए।
तो बहुत बार क्या होता था कि जैसे मान लो बारिश नहीं हुई, उसके कारण मान लो जैसे मान लो कि ये ब्याज मतलब बीज के लिए पैसा वैसे उधार लेके आ गए, फसल आखिर में वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इनको घाटा हो जाता था। तो किसान क्या होता था, एक दो घाटा तो झेल जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। दिक्कत क्या होती है जब, देखो एक मतलब एक क्वेश्चन सोशोलॉजी ऑप्शनल में बना था कि किसान आत्महत्या का कारण आर्थिक ही नहीं सामाजिक भी है। तो इसका सोशल रीजन ये है कि देखो किसान क्या होता है ना, देखो ध्यान से समझना, किसान की एक इनकम होती है खेत से ही होती है। अब मान लो खेत में कभी अकाल आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसका जो है, और वो कर्जा लेके भी रखा है, ठीक है। दूसरी बात है कि भारत में जो है मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है कि लोग, अगर मोस्टली मैं खुद बताऊँ, जैसे मेरे घर में आज भी अगर कोई कर्जा लेना होता है तो बैंक से नहीं लेते हैं, आज भी लेते हैं तो नॉर्मली जो साहूकार होते हैं उन्हीं से लेते हैं। अब इनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो किसान क्या होता है, इसे कर्जे में दबता चला जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में समझ में, जहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम है तो वहाँ का सामाजिक क्या रहेगा, वहाँ पे जैसे डोरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चलेगा। अब डोरी सिस्टम में सब सारी चीज़ें चलेगी तो स्वाभाविक सी बात है किसान पे ये अतिरिक्त बोझ रहता है। दूसरा मृत्यु बोझ है, वो एक अलग से चलता है। तो ये जो सामाजिक कारण है ये भी इसको कर्जे में लेके जाते हैं। तो इन सब कारणों से क्या होता है, किसान आखिर में कर्जों में डूब जाता है। अब स्वाभाविक बात है जब वो लगातार कर्जे में डूबता चला जाएगा तो उसके पास क्या रहेगा, आखिर में मरने का अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ये तो बाद में जब ये चुनावी जो वादे करने के लिए बाद में करने लगे कि हम किसानों को कर्ज माफ़ कर देंगे, ये सारी चीज़ें। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, देखो समाज में क्या होता है ना, वहाँ पे जो आप अगर ग्रामीण समाज में जाओगे तो लोगों की इज्जत होती है। अगर मान लो कोई पैसा मांग रहा है तो उसको मतलब वो सहन नहीं कर पाता उन चीज़ों को, तो मोस्टली वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अपन देखेंगे इसका ट्रेंड क्या रहा है, स्वरूप क्या रहा है, ठीक है। आखिर में 1991 के बाद में क्यों ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया बता दिया क्यों डिमांड बढ़ी, वैसी डिमांड बढ़ी तो समझ में आता है लोग प्रोड्यूस करेंगे तो भाई वो समझ से होता है बीज के लिए, खाद के लिए, बीज की ज़रूरत पड़ गया, बेटी कॉटन आ गया, बेटी कॉटन नहीं आएगा तो समझ से कीड़े लग जाएंगे, और वैसे डिमांड उसी की है तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो 1991 के बाद की स्थिति का परिणाम है। सबसे पहली बात, आत्महत्या ज़्यादा जो है 1991 के बाद में हुई। और दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जब से है ना ये चीज़ समझने बाद, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आता है ना तो लोगों में ना व्यक्तिवादिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा आ जाता है। लोग अपने अपने फ़ायदे की सोचते हैं, भाड़ में जाए मतलब जनता वैसे वाला हो जाता है, मतलब ज़्यादा उनको मतलब नहीं रहता। इसीलिए लोग क्या होता है ना कि जब जैसे मान लो कुछ लोग जैसे सहयोग से भी मतलब एक दूसरे का कर्जा को चुका सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। पर लोग क्या है वैसा करते नहीं, उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता। साहूकार को उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए तो किसानों ज़मीन हड़प लेते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का कारण बनी। प्रतिवर्ष 10,000 किसान आत्महत्या दर 2009 में सर्वाधिक 17,000। सोचो एक साल में 17,000, समझ रहे हो मतलब कितना खतरनाक स्थिति हो गई थी। अभी सोचो कोटा में ऐसा हुआ था कि 2020 में लॉकडाउन में उस टाइम था तो मतलब 15-17 लोग मरे थे, ठीक है। अभी अचानक ऐसे हो जाएगा 27-30 तक पहुंच गया था। इसी में सोचो पूरा प्रशासन हिल गया था। सोचो और ये लोग 18-18, 20-20 हज़ार मर रहे हैं एक साल में, तो ये तो कितनी खतरनाक स्थिति हो गई हो। इसको आइडेंटिफाई किया था जब मनमोहन सिंह वहाँ पे गया, जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ पे उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि नहीं ये प्रॉब्लम है। अरे एक चीज़ याद रखना, देखो सुसाइड एक नॉर्मल केस रहता है, मतलब सुसाइड को मतलब देखो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, कुछ लोग मरेंगे, ये आप कितना भी कर लो। पर दिक्कत जब आती है, जैसे मान लो एक चीज़, जैसे मान लो कि हर साल में मान लो 1-2 लोग मर रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नॉर्मल मुद्दा है। 1-2 लोग तो मरते ही हैं हमेशा, ये स्वाभाविक सी बात है। पर चिंता होती है जब एक के साथ 2 मरेंगे, 2 से के साथ 4 मर रहे हैं, फिर 4 से 16 हो गए, 16 से, तब फिर चिंताजनक बात है। फिर उस समस्या को समाधान करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर वो मुद्दा उठने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि ऐसी क्यों चीज़ें कि नॉर्मल जब सुसाइड रेट चलता है तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, पर जब एकदम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तब वो खतरनाक हो जाता है। तो कोटा में वही हो रहा था, एक दिन में 2-2 बच्चे मर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा डायरेक्ट, ठीक है। भारत में कुल आत्महत्या को केवल 5 राज्यों में सर्वाधिक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। क्योंकि ये जो मोस्टली जो इलाके हैं एग्रीकल्चर ओरिएंटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये मोस्टली जो वो इलाका जहाँ पे मान लो इरीगेशन सिस्टम नहीं, सोचो हरियाणा पंजाब का नाम क्यों नहीं आया इसमें, क्योंकि हरियाणा पंजाब में इरीगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वहाँ किसानों को सूखा या अकाल इनके झेलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और दूसरी बात है ना, ये पठारी प्रदेश है, पठारी प्रदेश में यहाँ पे है ना इरीगेशन सिस्टम बहुत। दूसरी बात है कि यहाँ नदियाँ 12 मासी भी नहीं होती है, तो वो भी एक कारण है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना।
1995 से 2015 तक महाराष्ट्र में सर्वाधिक 60,750 आत्महत्या। केरल 2015 में महाराष्ट्र में 3,228 किसान आत्महत्या की। ठीक है, तो सोचो कि ये सब ऐसी बात है कि ये कितनी खतरनाक स्थिति कि 3-3 हज़ार लोग मर रहे हैं एक साथ। ये केवल होगा, केवल बोला था केवल है। ठीक है, तो 3,000 2015 में इतने लोग महाराष्ट्र में मरे थे। मैं वही बता रहा था, विदर्भ मराठा वाला जो क्षेत्र है उसमें लोग मरे थे लोग। ठीक है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2020 के अनुसार पिछले वर्ष 2019 कुल 42,480 खेतिहर और दिहाड़ी मजदूर ने आत्महत्या की, जो देश में होने वाली कुल आत्महत्या को 30% से ज़्यादा है और वर्ष 2018 की तुलना में इसमें 6% की वृद्धि दर्ज हुई है। इनमें से 10,281 खेतिहर किसान और खेत मजदूर दोनों थे और उनकी आत्महत्या में पूर्व वर्ष 2018 में 10,357 की तुलना में कमी आई। मतलब देखो ये डाटा है, याद नहीं करना है, मतलब एक ट्रेंड समझो, मतलब कि कैसे चीज़ें हाइक कर रही है, बस इतना याद रखना। और ऐसे नहीं किसान नहीं, वो दिन जो दिहाड़ी मजदूर है वो भी लोग भी मर रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी वो है। इसी प्रकार दिहाड़ी मजदूर की आत्महत्या में 8% की वृद्धि हुई है और जिस प्रकार गाँवों से शहरों की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को सुनिश्चित ढंग से बढ़ावा दिया गया, ये मानने के लिए पर्याप्त कारण कि आत्महत्या करने वाले इन दिहाड़ी मजदूरों में से अधिकांश निकट अतीत के किसान और खेत मजदूरी। ठीक है, देश में खेती किसानों में लगे 10,281 खेतिहर की आत्महत्या का अर्थ है प्रतिदिन औसतन 28 से ज़्यादा किसान और खेत मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखो ये खेत मजदूर कैसे बने, जब मान लो इनके पास कर्जा नहीं चुका पाए तो इनकी ज़मीन जो साहूकार खरीद ले गए, अब यही जाके वो क्या बन गए, मजदूर बन गए। अब मजदूर को उनको मान लो कि आजीविका नहीं मिल रही है, दिन दिहाड़ी भी कहाँ लोग देते हैं। ठीक है, तो उसके कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, फैमिली को मान लो अच्छे से नहीं चला पा रहे होंगे। और दूसरी बात है कि कंज्यूमरिज्म का ज़माना, उपभोक्तावाद का ज़माना है। उपभोक्तावाद में ये होता है कि लोग अपनी आवश्यकताएं पूर्ति तो करना एक अलग बात होती है, बेसिक नीड तो अलग, दूसरी बात होती है कि सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, तो जब वो लोग अचीव नहीं कर पाते तो उसके कारण लोग सुसाइड करते हैं। किसान आत्महत्याओं में 5 शीर्षस्थ राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ कुल किसान आत्महत्याओं का आधे से ज़्यादा कई वर्षों से लगातार दर्ज हो रहा है। सबसे ज़्यादा आधे से कहीं ज़्यादा यहीं से है। किसानों की कुल होने वाली आत्महत्याओं का 38.2% महाराष्ट्र में, 9.4 कर्नाटक में, 14.9% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और 70.8% मध्य प्रदेश में। ठीक है, और 4.9 ये 7 होगा, 7 पॉइंट है। 4.9 छत्तीसगढ़ में है और 2.9 पंजाब में हुई है। ठीक है, पंजाब में देखो बहुत कम है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि मतलब देखो ये चीज़ तो अपने को ट्रेंड समझ में आ गई, इतने लोग मर रहे हैं तो मतलब बहुत खतरनाक स्थिति है। ठीक है, अब बात आती है कि किसान आत्महत्या का परिणाम क्या है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है जब मान लो किसान एक सुसाइड कर लेता है, तो पहले तो समय किसान पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो मर गया, उसकी मौत हुई, उसके फैमिली को और ख़राब हालात हो जाएगा, तो उसके फैमिली पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, कृषक समुदाय पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो क्या होगा, ध्यान से समझना, अब एक गांव में मान लो कि 10 किसान थे, वो खेती कर रहे थे। ठीक है, एक लोग मरा, ठीक है, तो 9 लोग ऑटोमेटिक डर जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने बेटों को बोलेंगे तुम भाई खेती वेती मत करो, खेती छोड़ के कोई और दूसरा धंधा पकड़ो। तो ये हकीकत है, आजकल बहुत सारे जो लोग एग्रीकल्चर से वो पीछे हट रहे हैं। ठीक है, कृषि कार्य से पलायन 2001 से 2016 मार्च तक 96 लाख किसान कम हुए, तो वही मैं बता रहा था, सब ऑटोमेटिक है। फिर कौन किस खेती करना चाहेगा, कि उनको पता है कि देखो दिक्कत उतना क्या है, दिक्कत ये नहीं कि खेती करना, दिक्कत ये है कि भारत में आज भी जो है अपने इरिगेशन सिस्टम अच्छे से नहीं किए हैं, फसलों पे R&D नहीं किए हैं, आज भी किसानों को बाहरी जो कंपनियां उस पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो दिक्कत वो फिर वो किसानों को मार देते हैं वो लोग, ऊँचे ऊँचे दाम होते हैं उनके, ठीक, उनके टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो वो महंगी होती है, तो किसान को ऑटोमेटिक ऋण लेना पड़ता है, तो कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले जाता है। अब जब मान लो उसने खेती किया, सब कुछ किया, मान लो बारिश नहीं हुई, अकाल आ गया, ठीक है, कोई लू आ गई, या मान लो को टिड्डी वाला अटैक कर गए, तो इनके लेके जो पहली पॉलिसी है फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चली थी, उसका अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब बहुत सारी दिक्कतें होती है तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही मतलब जो किसान है वो मतलब इन चीज़ों से दूर हट जाता है। अगर सोचो अपन इन चीज़ों सिस्टम को अच्छा कर दे तो कौन किसान है, आराम से किसान बनेंगे लोग। और बात दिक्कत ये है कि लोग मतलब गवर्नमेंट लेवल पे अपनी इरीगेशन सिस्टम अच्छे से नहीं पहुंचा पाए हैं आज भी, आज़ादी के 75 साल बाद में भी। आज भी किसानों को अपन जो है लोग साहूकार से ऋण लेने को मजबूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बैंकिंग सिस्टम में कमियाँ हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपन और ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग जो मान लो कि। फिर दूसरी बात है कि ज़मीन का विखंडीकरण हो रहा है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी आप पढ़ोगे।
यहाँ पे एक एंगल है कि आखिर में सुसाइड क्यों करा, बस। ठीक है, आत्महत्या के कारण क्या होता है। कृषि का बाजारीकरण मैंने वही बोला था, एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो सबाई सी बात है, वैश्विक मांग बढ़ी, वैश्विक मांग बढ़ेगी तो भाई सबाई सी बात है सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा तो सबाई सी बात है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग आगे आएंगे। तो वही है कि लोग फिर कर्जा लेके पैसा करेंगे, बीटी कॉटन उगा रहे हैं, तो उसी कारण क्या हुआ कि सबाई सी बात है जब डिमांड बढ़ी तो किसान मान लो कि जब बरसात नहीं हुआ, एक भी मौसम ख़राब हुआ तो सारी चीज़ें फसल ख़राब हो गई। प्लस नकदी खेती की अभिप्रेरणा में वृद्धि, मैं वही बता जैसे बीटी कॉटन हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक, उदारीकरण फलता बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच कीटनाशक उर्वरक आदि से कृषि लागत में वृद्धि, वही मैं बता रहा हूँ, बीटी कॉटन हो गया तो अब उसको भाई उस कंपनी में निर्भर रहना पड़ेगा। अब वो बोलेगा नहीं तुम उस कोई दूसरा उर्वरक नहीं डाल सकते, मेरी कंपनी का उर्वरक डालो तभी फ़ायदा पहुँचाएगी। ठीक है, कीटनाशक वही डालो तब जाके, तो समझ में आता है। इससे क्या होगा, किसान की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। आर्थिक सुधार फलतः कृषि सब्सिडी में कटौती फलतः कृषि लागत में वृद्धि। ठीक है, अब देखो कृषि जो सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट, ठीक है, अब जैसे WTO की बात माननी पड़ती है, तो इसीलिए देखो ना भारत पे हमेशा आरोप लगाया जाता है। आपके यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें समझो, ये कि टॉपिक जुड़ा हुआ है। अब भाई भारत इधर मान लो सब्सिडी देता था किसानों को, तो किसान थोड़ा बहुत कर पाते थे, खेती भी कर पाते थे, परंतु उधर WTO में चैलेंज हो रहा है क्योंकि अपने LPG रिफॉर्म को अपनाया है, तो वैश्विक दबाव भी अपने को झेलना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट की कृषि सब्सिडी में कटौती कर देती, तो किसानों को नुकसान होता है, फिर लागत में वृद्धि होती है, लागत में वृद्धि होती है, स्वाभाविक की बात है, बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। असंतुलित कृषि नीति और उपभोक्ता उद्योगों के आगे किसानों के हितों की अनदेखी। देखो वही है, इसका ये चीज़ समझना है ध्यान से। जैसे मान लो कि इधर किसान टमाटर 2 रुपये केजी में उगा रहा है, ठीक है, इधर जो है एक कंज्यूमर जो है उपभोक्ता है उसको 40 रुपये किलो में मिल रहा है। अब ये जो गैप है, मिडिल मैन यहाँ पे जो खा रहे हैं, सोचो ये तो कोई खेती करनी है, सोचो किसान को तो बेचारे को क्या मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है, इधर 40 रुपये उपभोक्ता, तो दोनों मारे जा रहे हैं। जो ये मिडिल मैन है ये फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये है असंतुलित कृषि नीति और उपभोक्ता उद्योगों के आगे किसानों के हितों की अनदेखी हो जाती है। ठीक है, दूसरा आधारभूत अवसंरचनाओं जैसे APMC, ई-नेम, MSP अच्छे आदि की अपर्याप्तता है, वही मैं बता रहा हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ। MSP है ना, जो हरियाणा पंजाब के किसान वही फ़ायदा उठाते हैं, 90% तो यही लोग फ़ायदा उठा चले जाते हैं। ठीक है, APMC रिफॉर्म आज भी मंडियों में जो है वो बिचौलिया आदमी है, जो वहाँ पे जो दल्ले होते हैं, मतलब वो क्या होता है ना कि मतलब किसानों को मतलब लूट लेते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब कम से कम दाम दिलाने पड़ते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। ई-नेम है, ठीक है, ई-नेम जो है यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा था, आज भी इतने लेवल पे कहाँ पे इम्प्लीमेंट है, कहाँ लोग कर पा रहे हैं, यूज ही नहीं कर पाते इसका। ठीक है, समुचित बाजार का अभाव है, बिचौलियों पर निर्भरता फलतः किसान को अपने उत्पादों को उचित मूल्य नहीं मिल पाना। केवल उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों को 8,000 करोड़ का बकाया, सोचें। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना, तो किसान सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर? 8,000 करोड़ बाकी तो कितने सालों से लोगों को पैसे अटके होंगे, पैसे अटके होंगे तो सोचो साहूकार को पैसे कैसे चुकाएंगे, नहीं चुकाएंगे तो आखिर में क्या करेंगे, सुसाइड ही करेंगे। ठीक है, दूसरा उदारीकरण एवं खुली प्रतिस्पर्धा और अन्य देशों से भारत में सस्ते खाद्यान्न का आगमन फलतः खाद्यान्न के मूल्य में कमी। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि यहाँ के किसान मान लो गेहूँ उगा रहे हैं, अब उनकी लागत के अनुसार 3,000 रुपये की एक बोरी हो रही है। ठीक है, परंतु अब अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बड़े बड़े देश है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ह्यूमन लेबर लग नहीं रहा है। ठीक है, मशीनों से सारा काम हो रहा है, और यही जो है गेहूँ की बोरी इंडिया में आने के बाद में वो 2,500 में पड़ रही है। तो समझ में लोग ये खरीदेंगे ना, काहे 3,000 का खरीद, 3,000 का ये अगर ये 3,000 में ना बेचे तो इसको नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें वो भी दिक्कत है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर टैरिफ लगाती है। ठीक है, तो अपन जो इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि ये इसका दाम 500 रुपये टैरिफ लगा दे ताकि इस पर भी 3,000 रुपये हो जाए, ताकि तब इक्वल पे ग्राउंड मतलब इक्वल लेवल पे आ जाए। किसानों में गरीबी, प्रति किसान परिवार महा आय 2400 रुपये मात्र, सोचो 2400 रुपये पर महीना, सोचो क्या होता होगा 2400 रुपये में। तथा ऋणग्रस्तता 50% किसान कर्ज में है, NSSO के डाटा के अनुसार। सोचो 50% किसान तो ऋणग्रस्त है। ठीक है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होंगे? सोचो 2400 रुपये महीने का कमा रहे तो क्या ही इसमें होगा। ठीक है, मानसून आधारित कृषि है, इंडिया में 60% आज भी है कि अपन मौसम पे निर्भर रहते हैं अपनी खेती के लिए। और जब तक वही बता रहा हूँ इरीगेशन सिस्टम अच्छे से नहीं होगा तो तब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, R&D नहीं करेंगे अपन, तो तब तक यही होगा। जब तक अपन मौसम पे अपन निर्भर रहेंगे तो सब ऐसी बात, तो मौसम तो कभी धोखा दे सकता है ना, कभी बरसात हुई, कभी ज़्यादा बाढ़ आ गई, कभी हुई नहीं बरसात, तो उससे अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो उसके कारण जो कृषि है वो हमेशा संकट में बना रहता है। ठीक है, कृषि भूमि का अधिग्रहण होने लग गया। कैसे हुआ है अधिग्रहण? देखो मकान बन रहे हैं ज़्यादा,
सड़कें बन रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का फिर देखो सवाल पॉपुलेशन क्या हो गया, ठीक है। कृषि भूमि का अधिग्रहण हो रहा है तो समय से लैंड घटता जाएगा, तो समय से बात है क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता जाएगा। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होते तो किसान के मान लो कि पहले 2 ही भाई थे, अब मान लो कि 2 भाई 2-2 बेटे हुए तो उसमें बढ़ गए। अब सोचो इतनी ज़मीन में क्या करेंगे ये लोग, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इनको ज़्यादा, क्योंकि सब ऐसी बात है कि इसको बड़ा अगर फार्म हाउस रहेगा तो अच्छे दाम पे वहाँ पे फिर बार्गेनिंग भी कर पाएगा मार्केट में जाके, भाई मेरे पास देखो 1000 बोरी है गेहूँ का, तो बोल कितने में चाहिए तेरे को, समझ रहे ना। तो इसको अच्छा दाम मिल जाएंगे। और यहाँ मान लो कि बेचारे 1 बोरी लेके जा रहा है तो इसको कौन दाम लगाएगा। अरे 1 बोरी में ऐसा भी नहीं कि कहीं स्टॉक करके रख सके, अब ये तो इसके बाद 1000 बोरी तो स्टॉक करके भी रख सकता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है, इसके कारण जो किसान है वो दिक्कत है, इसलिए मिडल मैन लोग के मोस्टली इसीलिए फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे एक क्वेश्चन था कि जैसे एक सरकार ने भी तो वो निकाली थी ना स्कीम कि वो जमीन को खरीदेगी तो किसी को बेचनी हो तो सरकार को बेच सकते हैं। कहाँ पढ़ लिया ये? अरे जब वो 3 वो नहीं आए थे किसानों के लिए तब वो सुना था ने। गलत सुना, ऐसा कुछ ही नहीं। और एक और है कि वो ना हम जब बता रहे हैं सरकार सरकार के पास स्टॉक होता है अनाज का या फिर सब्जी का इनका, तो वो आर्थिक भी सब के कारण उनको मार्केट में लाती है, जबकि उनको वो बर्बाद कर देती है, फैला देती है ऐसा करती है। अरे रे रे, देखो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्टॉक रखती है और वो स्टॉक रखना ज़रूरी होता है। क्या होता है, जैसे मान लो कि टमाटर है, अभी मान लो कि टमाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए, तो अब देखो वो ये मार्केट में जाएंगे तो टमाटर का दाम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो जो किसानों में मारा जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से कुछ खरीद लेती है, ठीक है, ताकि मार्केट में सप्लाई कम होगी डिमांड, तो उसके बैलेंस रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है जैसे मान लो टमाटर यहाँ से प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे, तो गवर्नमेंट जो स्टॉक रखती है इसको मार्केट में छोड़ती है ताकि ज़्यादा टमाटर ज़्यादा महंगे ना हो, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको परचेज़ करके रखती है, जैसे FCI है गोदाम, उसमें जैसे चावल गेहूँ इनको रखती है। वैसे ही आजकल जो है गवर्नमेंट ने फिर एक TOP स्कीम भी लाया था, टमाटर, ऑनियन और पोटैटो, आलू, ठीक है। तो वो वाली स्कीम, वो मार्केट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, ताकि मार्केट में जब महंगा हो जाए तो वो सप्लाई गवर्नमेंट बढ़ा देती है। मान लो बहुत ज़्यादा सस्ता हो तो मार्केट से गवर्नमेंट क्या करती है, टमाटर खरीद लेती है, तो इसलिए किया जाता है, ना कि गवर्नमेंट का पर्पस ही ले रहता है, ठीक है। अगला देखो, ठीक है। किसान आत्महत्या को दूर करने हेतु किए गए उपाय। अब बात अपन देखते हैं कि आखिर में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। तो देखो जब भी आप सॉल्यूशन की बात आए ना, तो हमेशा ये थी किया करो कि सरकार ने क्या प्रयास करे, कोई NGO है उन्होंने क्या प्रयास किए, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे क्या प्रयास चल रहा है संगठनों द्वारा। तो ऐसे करना होता है, सॉल्यूशन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। फिर उसमें सेक्टर भी डिवाइड कर लो, इकोनॉमी सेक्टर पे क्या किया है, सोशल सेक्टर पे क्या किया है, पॉलिटी सेक्टर पे क्या किया है, वैसे भी डिवाइड कर सकते हो आप सेक्शन को, तो उसी के अंदर थोड़ा आंसर का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। अब देखो इसने किया वित्तीय समायोजन का प्रयास, फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रयास किया गया, ताकि लोग क्या हो बैंकों से जुड़े और बैंकों से वहाँ से लोग ऋण, जब लोग वहाँ से ऋण लेंगे तो सब ऐसी बात है कि देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत बताओ क्या है, जैसे मान लो जैसे गांव में मैं वही बता रहा हूँ कि बैंकिंग सिस्टम अच्छे से नहीं पहुँचेगा तो लोग क्या करेंगे, साहूकार से ऋण लेंगे। अब साहूकार से ऋण तो ले लिया है, ये मान लो कोई किसान है, ये साहूकार से ऋण ले लिया, किसान जो सरकार हो जो बैंकों से जो लेती है कर्ज, लोग उनका मान लो कर्ज माफ़ी कर दी, पर बेचारा ये तो लिया ही नहीं था, इधर से लिया नहीं, इधर से लिया, तो इसको क्या ही कर्ज माफ़ी का भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो चीज़। इसीलिए बोला जाता है कि संस्थागत जो ऋण व्यवस्था उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट अगर कल कोई स्टेप भी उठाती है, ठीक है, तो किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा ना। तो ऐसा अगर मान लो वो साहूकार से लेते रहेगा तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा गवर्नमेंट की स्कीम का, ठीक है। इसलिए पहला पॉइंट है वित्तीय समायोजन का प्रयास करना चाहिए। लोग ज़्यादा अकाउंट खोलो, उनको बताओ कि देखो आपके लिए ये सर्विसेज है, आप ये लोन ले लो, ये कर लो, तो बहुत ज़्यादा होगा ना। सस्ते ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाना तथा इस प्रक्रिया को सरल बनाना, प्रोसेस भी ईजी करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, ठीक है, KCC कार्ड दिया, इसमें जाओ उस कार्ड से आप पैसा लगा के बीज खरीद सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उसमें मतलब ऐसा होता है इसमें क्रेडिट कार्ड में, मतलब इसमें 2.5 लाख रुपये ऐसे रहते हैं,
अरे जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड पड़े हैं 3, ठीक है, तो लगभग मेरे पास एक सिस्टम है कितना 80, 5, 130, मतलब 2 लाख के समथिंग मेरे पास क्रेडिट है। अब मैं 2 लाख की शॉपिंग कर सकता हूँ। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है वो भी ऐसे ही होता है, तुम जाओ आराम से जाके ले आओ, ठीक है, बीज खरीद लो, मशीन खरीदना मशीन खरीद के आ जाओ। तो ऐसे मतलब बनाया गया किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि उसको मतलब ऐसा नहीं कि बार बार वो वहाँ पे बैंक में जा रहा है, वैसे नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, जब किसान के पास फसल वसल हो जाए तो चुका दो इसमें, तो ये करना होता है। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लाई गई थी। ऋण माफी योजना, आपातकालीन अनुदान योजना, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब ऋण माफी योजना का फायदा कब मिलेगा, जब लोगों के मान लो जैसे केसीसी से उन्होंने उधार लिया, तो मान लो सरकार ने ऋण माफी योजना चलाई, तो ये जो केसीसी में मान लो 50,000 है तो ऑटोमेटिक 50,000 सरकार भर देगी। अब किसान को चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो जब वो साहूकार से ले लेगा तो वो तो मर जाएगा। तो ये ज़्यादा फायदा रहता है, इसलिए बोलता है ना संस्थागत ऋण को बढ़ावा देना चाहिए। मोदी सरकार द्वारा किसान आत्महत्या प्रभावित 5 राज्यों के लिए 350 अरब रुपये का अनुदान तथा पुनः बजट 2017-18 में किसान ऋण पर ब्याज माफी हेतु 106 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है, 2018 में चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की योजना की शुरुआत। वो हर जगह ही होता है। अभी जैसे कांग्रेस जो कर्नाटक में जीती थी वहाँ पे भी वही कर रहे हैं। 19 दिसंबर 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी न्यू इंडिया 2022 किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य किया गया, पर 2022 तक करने के किया गया था, वो नहीं हो पाया। वो होगा भी नहीं ना। 2 जून 2019 किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने की घोषणा, साथ ही किसानों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की। देखो ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखो इससे क्या हो रहा है, 6,000 रुपये मिल रहा है, एटलीस्ट बीज का खर्चा बच जाएगा लोगों का, ट्रैक्टर का खर्चा थोड़ा बहुत बच जाएगा, मतलब बुआई वुआई का। तो ये बहुत अच्छा फायदा, पर इसका बहुत ज़्यादा मिस यूज हो रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, इस योजना का बहुत ज़्यादा मिस यूज हो रहा है। पेंशन योजना दे दिया तो ये अच्छी है कि उनका सोशल सिक्योरिटी रहेगा। कल मान लो किसान जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात है नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो वही मैं बता रहा था कैसी सी, ठीक है, तो इससे भाई तुम्हें मिल जाएगा, उसमें जाके शॉपिंग कर लो, बाद में फिर चुका दो। किसानों की सुरक्षा हेतु बीमा योजना भी लाएगी, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी आएगी इसमें। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिख लेना, ठीक है, ये आएगी इसमें। बागवानी, वृक्षारोपण, पुष्प खेती बीमा योजना, कृषि पंप बीमा योजना, आजकल ये सोलर पंप हाउस चल रहा है, इस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। पशु बीमा योजना, पशुओं का भी बीमा होता है, अगर वालों को मर गया, देखो क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो गरीब किसान होते हैं ना, तो उनके लिए जो पशु होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मान लो कि 50-60 हज़ार की तो बेस है, गाय है, मान लो उन्होंने रखा है, अगर वो ख़त्म हो गए तो वो तो किसान तो बेचारा कर्ज में डूब जाएगा। इसलिए जो है गवर्नमेंट पशु बीमा योजना भी चलाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 12 करोड़ में से ये 534 करोड़ किसान जोड़े गए हैं, और 2018-19 तक 50% किसानों को कवर करने का लक्ष्य लिया गया, ताकि देखो ध्यान, फसल बीमा योजना जब मिले तो जो क्लाइमेट के कारण मान लो कि नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, उसके कारण जो फसल पर प्रभाव पड़ता है उसको कम किया जाए, ताकि किसान ना मरे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कृषि विकास हेतु अवसरणात्मक सुधार, जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, मतलब पहले तो आजकल तो सोलर पंप हाउस बोल सकते हो, ठीक है, नलकूपों के लिए आर्थिक सहायता योजना आदि का प्रयास किया गया, इससे भी किसानों को मदद मिली। विभिन्न मदों में सब्सिडी दिया जाना, सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे मान लो कि फर्टिलाइजर में दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। आज उर्वरक नेगेटिव, फिर भी गवर्नमेंट उसको देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कृषि उसी से जुड़ी हुई है। कृषि से संबंधित नई प्रौद्योगिकी विकास, जैसे नवीन फसलों की खेती का प्रोत्साहन देना, ठीक है, मिट्टी परीक्षण करना और जैव की प्रगति कर। याद करो, इसके लिए एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में स्कीमें याद रहनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। अन्य प्रयास किए गए, ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वयन किया गया। ई चौपाल, ये ई चौपाल में क्या होता है कि एक डिजिटल बोर्ड होता है, वो बता देता है कि कहाँ मौसम क्या रहने वाला, कौन सी फसल उगाओ, कहाँ पे किस मार्केट मंडी में क्या भाव चल रहा है, सब सारी चीज़ें। किसान कॉल सेंटर, मान लो किसान के कोई खेती में कोई रोग लग गया तो फ़ोन करके पूछ लो कि मेरे को क्या दिक्कत हो रही है। तो ये होता है, मतलब ये, पर लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती। नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, टाटा ग्रुप आदि द्वारा पीड़ितों की सहायता करना। जैसे टाटा क्या होता है ना, ये पैसा सर, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है डोनेट करते हैं इनको, ठीक है, किसानों को इनको, तो उससे क्या होता है थोड़ा हेल्प मिलती है इनको। 2022 तक केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, परंतु यह सफल हुआ। समय समय पर किसान आंदोलन, इनके द्वारा किए गए प्रयास, ताकि सरकार पे दबाव बनाते तो सरकार से कुछ कुछ चीज़ें रियायत प्राप्त करते हैं। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसान आत्महत्या के बारे में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि आप इसको देखो। इसलिए मनमोहन सिंह वहाँ खुद गए, फिर उन्होंने इसको रियलाइज़ किया
फिर इसको लेके रिलेटेड कानून बनाएं। ठीक है। मूल्यांकन सुझाव, सफलता की बिंदु, उपरोक्त प्रयासों से काफ़ी हद तक समस्या समाधान संभव हुआ तथा किसान आत्महत्या में कमी आई है। 2012 में 13,754 थे, 2019 में 10,000, मतलब कम तो हुई। ठीक है। बात है कि अभी बहुत ज़्यादा मोटी वो है, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, इसमें बहुत और कम करने की ज़रूरत है। परंतु हम अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है और वास्तविक किसान आत्महत्या में वृद्धि अभी भी जारी है। वही मैं बता रहे हैं 10,000 हो रही है, ये तो बहुत ज़्यादा है ना। 2014 में 12,360 किसान आत्महत्या में 56 मतलब 5,650 किसान थे, बाकी जो 6,710 कृषि मजदूर थे। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि कृषि मजदूर क्यों मर रहे हैं। जो 2015 में 8,007 किसान थे, जो बाकी 45 से 95 कृषि मजदूर थे और कुल 12,602 थे। ठीक है। तो वो हो गए 42% बढ़ोतरी। जो 2019 में 5,957 किसान तथा 4,324 कृषि मजदूर, कुल 10,281 किसान आत्महत्या की। मतलब एक मोटा एक आइडिया रखो कि कम तो हुआ है, परंतु बात है कि ना ऑलरेडी वो 10,000 11,000 11,000 किसान आज भी मर रहे हैं, तो बहुत चिंता की बात है। सुझाव क्या है रोकने हेतु? पहला तो अपन उधर देखा था कि वित्तीय समावेशन किया जाए सबका। ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड ये गवर्नमेंट ने प्रयास किए। ठीक है। तात्कालिक सुझाव क्या होना चाहिए? तत्काल मुआवजा देना, तो वो तो गवर्नमेंट करती ही है। ठीक है। उनका कर्ज माफ़ करे। पर बात ये है ना कि हमारे साहूकार उन लोगों का क्या होगा, तो उन लोगों सबसे बेस्ट है कि बैंकिंग सिस्टम में जोड़ा जाए। प्रभावित लोगों को मनोचिकित्सक समर्थन, ताकि अगर मान लो ऐसे कोई लोग हैं जो सुसाइड करना चाह रहे, तो उनको मतलब मेंटली ट्रीटमेंट दो आप, कि घबराओ मत, गवर्नमेंट आपके लिए सपोर्ट में खड़ी है। ठीक है। यह है कि आप मतलब यही होता है कि ना लोग क्या होता है कि सबकी लाइफ में ऐसा वो आता है, पर वहाँ पे अगर वो किसी से बात कर ले तो अच्छा फील करके, तो ऐसे लोग ऐसे दौर को निकल जाते हैं वहाँ से। परंतु वही लोग जो बात नहीं कर पाते, तो वो क्या समस्या बोल के अपना सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं खुद 2-3 केस मैंने हैंडल किए, तो इसलिए मैंने देखा मोस्टली जो लोग किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, शेयरिंग नहीं करते, तो वो लोग ज़्यादा इस पर चांसेस रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मनोचिकित्सक समर्थन दिया जाता है कि उनके लोगों सुनो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको कोई सुनने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात यही है। मजबूत सुरक्षा तंत्र का निर्माण और किसानों के उत्पादों का संरक्षण। एक तो सेफ्टी वो बनाना पड़ेगा कि इनको कोई वही ड्रेनेज सिस्टम बना दो। ठीक है। और उनका जो उत्पाद है, किसान को प्रोडक्ट बना रहा है, उसको भाई ये नियम है, ये मान लो गवर्नमेंट का जो जेम का पोर्टल है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे तरीके से इसका दाम मिलने चाहिए। ठीक है। उत्पादों का फिर उनका संरक्षण होना चाहिए। एक ऐसे सूचना तंत्र विकास जिसमें 24/7 कृषि आपदा संबंधी सूचना को प्रसारण हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। दीर्घकालिक सुझाव जो मतलब बहुत लंबे टाइम बाद में इम्प्लीमेंट, मतलब टाइम लगेगा उसको बदलाव करने में, तो कृषि नीति का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें संतुलन की स्थापना की जाए। जो एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है उसमें पक्का उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। तो समझ बात है कि टाइम के साथ रिफॉर्म होनी चाहिए। भारत में हमेशा ऐसा रहा कि 100 साल पुराने कानून चल रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत रहती है। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, उनका सबका यूज होना चाहिए एग्रीकल्चर में भी। आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास तथा विकसित अवसंरचनाओं को सम्मिलित क्रियान्वयन करना चाहिए। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि जैसे गाँवों से शहरों में सड़कें कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाती है, जैसे मान लो कि दूध है, ये मान लो टमाटर है, अगले 2 दिन में पहुँच जाता है तो अच्छे दाम मिल जाएंगे, परंतु वही 10 दिन में पहुँच रहा है वहाँ जाके, तो कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा इश्यू। ठीक है। वाणिज्य कृषि के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है। कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर होता है उसके लिए विशेष सुरक्षा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अनुपूरक कृषि गतिविधि जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन हो गया, दूध उत्पादन आदि फसल के विविधीकरण को बढ़ावा देना। मतलब एक फसल मत उगाओ, आप डिफरेंट उगाओ, तो उससे क्या हो रहता है, जैसे मान लो मैं देखा हूँ मोस्टली किसान यही गलती करते हैं जो घाटे में रहते हैं। जैसे उन्होंने एक साथ पूरे सारे बालों उनके पास 5 खेत है, 5 में टमाटर बो दिया उन्होंने। अरे नहीं, आप एक में टमाटर बोइए, एक में गेहूँ बोइए, ठीक है, एक में गाजर बोइए। ऐसे करोगे तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लो टमाटर के दाम गिरे तो फिर पूरा किसान मर जाता है, और मान लो टमाटर के दाम जब मान लो गिरा, इधर मान लो गाजर का बढ़ गया, तो ये संतुलन कर जाए तो किसान उससे क्या होगा, घाटे में नहीं रहेगा। तो विविधीकरण करना बहुत ज़रूरी है फसल का। जैविक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहन और नकली खाद विक्रेता को सख्त सजा। तो वही है कि पहली बात तो अपन जो फर्टिलाइज़र उर्वरक इन पे ज़्यादा निर्भर हो गए, इनसे बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो जैविक खेती है उसको जो है उसको ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा अपने को। तो जैसे सिक्किम में पूर्ण रूप से वो स्टेट बना, ठीक है, तो उससे क्या ना उसका अच्छा दाम मिलता है मार्केट में। ठीक है। ज़्यादा ब्याज वसूलने वाले साहूकारों में बिचौलियों की भूमिका की समाप्त है। वही बता रहा हूँ, अब ये कब समाप्त होगी, तब क्या आपको बैंक के रिफॉर्म सिस्टम लगाना पड़ेगा, हर जगह बैंक होने चाहिए। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है। वो लोगों को बताना पड़ेगा बैंक आपके लिए है। ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। समग्र कृषि बीमा योजना का विकास और सरकारी सब्सिडी में वृद्धि और विस्तार सभी किसानों तक। सुप्रीम कोर्ट
कृषि ऋण देने से पहले फसल बीमा आवश्यक हो। भाई समझ ही बात है, अगर उसके पास फसल बीमा रहेगा तो उसको जो कृषि ऋण माफ देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मान लो कि जैसे मान लो फसल बीमा उसने करवाया, मान लो उसने आम बो के रखे थे, फसल बीमा करवाया उसने, ठीक है। अब मान लो कि आम में मान लो कि लू लग गई है, जो भी XYZ है, तो फसल बीमा के तहत उसको पैसे मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सब एक सी बात है, अपने को जो और जो है कृषि ऋण माफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत अपने को पड़ेगी नहीं अगर फसल बीमा योजना करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम थी। कृषि से संबंधित 3 नए कानून किसानों के हित में संतुलित किया जाए, तो वही 3 कानून जो आए थे उस टाइम, तो वही था कि आखिर में ये नेगेटिव थे, ठीक है। बात ये है ना कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो कैपिटलिज्म उसको प्रमोट कर रही थी, जो अडानी अंबानी वो खेती में उतर जाए, इसीलिए इतना उसका विरोध हुआ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या था। पहला था फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 था। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट और राइस प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 और द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट, आप देखो कभी कोई जो गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव हो ना, गवर्नमेंट कभी इन चीज़ों को पूछेगी नहीं, अभी इनको एक्ट ज़्यादा मतलब नहीं, परंतु कभी फ्यूचर में जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछना चाहेगी ना, तो ये पूछे एग्रीकल्चर सिस्टम क्या रिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। वो हमेशा ये पूछेगी ताकि किसान आत्महत्या ना करे। महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये बात सही है। आज लगभग ये मोटा मोटा आइडिया है, पर ना 65% आज भी जनसंख्या जो निर्भर है। भारत में कुल कार्यबल का 54.6% आबादी कृषि से संबंधित कार्यों में लगी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तभी अपन क्या है ना, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों नहीं भेज पा रहे, ना सर्विस सेक्टर में भेज पा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक बड़ी दिक्कत। इसके कारण क्या होता है कि एग्रीकल्चर पे बर्डन हमेशा बना रहता है। अब सोचो कि सर्विस सेक्टर में एक व्यक्ति है 10 लाख रुपए कमा रहा है, और इधर मान लो 10 लोग मिलके भी है ना, 100 लोग मिलके 1000 लोग मिलके 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो वो सोचो अब 1000 में बटेगा, इधर एक व्यक्ति में बटेगा। तो ये भी है जो एग्रीकल्चर पर दबाव डालता है। 2019-20 में देश के जीडीपी ने कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की भागीदारी 16.5% रही। भारत में कुल 14 करोड़ किसान हैं। भारत में कुल किसानों का जो 85% छोटे किसान हैं, जिनका छोटे किसान मतलब क्या, जिनका 2 हेक्टेयर से कम खेत वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है सुसाइड को लेके हो गया, ठीक है। अब मैं यहीं पे तुम्हें स्टूडेंट वाला करवा देता हूँ, ताकि ये दोनों टॉपिक एक देखो, जैसे स्टूडेंट को लेके भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो मुझे बताओ, तुम लोगों में से एक ये पॉइंट बताओ कि आखिर में स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हो। आप भी खुद मतलब स्टूडेंट हो, कभी कभी आपको भी थॉट्स आते होंगे, तो आप ये बताओ कि आप लोगों को कभी ऐसा लगा तो क्यों लगा। मतलब देखो, मेरा रियलिटी बता रहा हूँ, सबको एक्सपीरियंस होता है, सब कोई ना कोई सुसाइड करने का प्रयास ज़रूर करता है जीवन में, हमेशा सबके साथ होता है, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो आप ये भी जानते हो कि क्या कारण से सुसाइड होने का विचार आया, और ये भी जानते हो कि कैसे उससे बचा जा सकता है। तो सब लोग एक एक प्रॉब्लम बताएगा और एक एक सॉल्यूशन बताएगा। बताओ। सो गए क्या सब लोग? नहीं, सब है। तो बताओ, सब एक एक प्रॉब्लम बताओ स्टूडेंट को लेके, जो क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अरे मनोदशा होती है ना एक तो, क्योंकि जब जब वो इंसान अकेला पड़ जाता है ना, तो थोड़ी थोड़ी बड़ा कर देता है। सपना, तुम्हारी आवाज़ अटक रही है। अरे मेरा पता नहीं नेटवर्क इशू है। आप बताओ एक हेलो। हाँ, आप बोलो बोलो, एक प्रॉब्लम बताओ कि किस कारण से मनोदशा, तुमने बोला। अब सॉल्यूशन बताओ एक, तुम छोड़ो। अब मैं एक लिख ले आऊँ, कारण क्या है, स्टूडेंट क्यों सुसाइड करते हैं। तो मान लो एक मैंने इनका कारण लिख लिया, मनोदशा, ठीक है। मानसिक संतुलन अच्छे से नहीं बना रहता, ठीक है, मानसिक संतुलन। अब सॉल्यूशन बताओ, आप एक सॉल्यूशन बताओ। सोल्यूशन ये है कि मतलब अपने वर्क के साथ साथ सोशल भी रहना चाहिए, मतलब लोगों से बात करना, हर किसी की सुनना, मतलब कांटेक्ट में रहना चाहिए, अकेलापन नहीं होना चाहिए इतना। ठीक है, ठीक है। सामाजिकरण का प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सोशलाइजेशन अच्छे से, ठीक है। और कोई बताओ। ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स। हाँ सही है, और एक्सेप्टेशन रहती है। और इसका तुम एक कारण एक ये लिख सकते हो, इसका कारण कि भूमंडलीकरण की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने, मतलब भूमंडली जैसे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। आईआईटी हो गया या एनआईटी हो गया या मान लो पीएमटी, ये सब क्या है, ज़्यादा देखोगे तो एलपीजी रिफॉर्म है, उसके बाद में से सारी चीज़ें हुई ना, क्योंकि कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, उपभोक्तावाद का ज़माना है।
तो हर पेरेंट्स हो या मान लो कि स्टूडेंट हो, सब चाहता है कि मेरे पास गाड़ी रहे, 4 व्हीलर रहे, ये मेरे लाइफ रहे, सबके अपने ड्रीम्स होते हैं। अब भाई उनको ड्रीम्स को पाने का तरीका क्या है? मेहनत से पाना चाहते हो तो समझ में आता है, IIT में जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो बड़े-बड़े ख्वाब होते हैं। अब जब उन लोगों वो फिर वहाँ जाते हैं, अभी एक्सेप्टेशन है, मान के चलो घरवालों की या उस लड़की की, दोनों की होती है। जब वो वहाँ पे जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे जब वो एग्ज़ाम को लगता है कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर वो हमेशा ये सोचता है कि अब तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा ज़िंदगी में, मैं इतना जो सारे सपने ड्रीम सोच के रखा था। तो जब उसको वो धुंधला नज़र आता है उसका करियर, तो फिर वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो आप क्या सॉल्यूशन देना चाहोगी ना, बता सॉल्यूशन बताओ। प्रॉपर काउंसलिंग पेरेंट्स और स्टूडेंट को। ठीक है, प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए। और बताओ, कोई कारण बताओ स्टूडेंट क्यों सुसाइड करते हैं, एक सॉल्यूशन भी बताते जाओ, बताओ और कोई। सर बताओ पूजा। सर बच्चे जो सुसाइड करते हैं ना कोटा वगैरह में, इसका सबसे बड़ी रीजन हम देखते हैं कि क्या करते हैं कोचिंग वाले सब, वो तो बच्चे को जिस तरीके से, मतलब सभी बच्चे तो आते हैं, सब अपना रुपया लेके, ज्यादा रुपया देके एडमिशन करवाते हैं, सभी अपना पढ़ते हैं। उसके बाद जो होता है क्या, उसमें बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं, पढ़ाई मतलब उसमें कोचिंग वाले क्या करते हैं, टॉपर बनाने की वजह से बच्चे के साथ, जो बच्चा अच्छे नंबर टेस्ट होती है ना, ये 15 उस पे टेस्ट होती है, तो उसमें बच्चे जो अच्छे स्कोर करते हैं तो उनको दे देते हैं अचीवर बैच में, फिर उसको अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। उसके बाद जो उसमें से भी जो चट के जाते हैं वो स्टार बैच में चले जाते हैं। जो बच्चे इधर ही रह जाते हैं नॉर्मल बैच में, उसको नॉर्मल टीचर भी पढ़ाते हैं, स्टार वाले बच्चे को स्टार टीचर भी पढ़ाते हैं हाई लेवल के, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक है कि निकाल भी करेंगे एग्जाम। और ये बच्चे वैसे रह जाते हैं, तो इनको हो जाता है उसी टाइम, मतलब वो डिमोटिव हो जाता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, जबकि हम भी उतना में ही आए हैं, वो मेरे सामने वाले में उतना में ही आए हैं। तो सॉल्यूशन क्या देना चाहोगी आप? सर इसमें मतलब सरकार को इस बैच पे जैसे कि रोक लगाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बच्चे नहीं निकल रहे हैं वो सुसाइड, जो बच्चे उस बैच में नहीं जा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट वो सुसाइड ही कर लेता है कि उसी टाइम उसको लग जाता है कि नहीं देखो, वो तो जो बोल रही हो ना, देखो मैं भी कोटा में रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, बहुत जगह का एक्सपीरियंस है मुझे। तो कोटा में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जैसे मैं स्टार्टिंग में S4 बैच में था, फिर R8 में आया, ठीक है, तो फिर R8 में रहा। आखिर में उन्होंने क्या किया था, फिर बाद में उन्होंने मतलब 1 या 2 टेस्ट कराने के बाद उन्होंने रोक दिया था। मतलब क्या होता है, बच्चे फिर इधर उधर परेशान होते रहते थे, फिर उन्होंने ना वो सिस्टम ख़त्म कर दिया था, मतलब बाद में उन्होंने लागू नहीं किया। तो ये चीज़ है। दूसरी बात है, एक चीज़ ध्यान रखना कि वो कारण तो है ही, ठीक है, परंतु उसमें है ना क्या होता है ना कि एक देखो, एक मतलब एक हमेशा ही सिस्टम बनता है कि कमज़ोर व्यक्ति सभी में तो पीछे रहेगा ना रेस में। मान लो कि कमज़ोर व्यक्ति दौड़ेगा नहीं तो पीछे रहेगा, और जो तेज़ दौड़ रहा है तो सभी सी बात है, जैसे मान लो कि गोल्ड मेडल दिया जाता है, सिल्वर दिया जाता है, कांस्य पदक दिया जाता है, उन्हीं को मिलेगा। तो वो उनका मतलब ये सिस्टम होता है कि जो अच्छा कर रहा है उसको आगे बढ़ना चाहिए। अब इस पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ये कुछ ज़्यादा हो गया है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो बात है कि कहीं ना कहीं कारण ये भी होता है कि बच्चों के माइंड सेट में आता है कि मैं तो अब मैं उस बैच में नहीं गया। जैसे हम भी उस टाइम जब पढ़ते थे, जैसे मैं R8 में पढ़ता था, R1 में है ना जो रेजोनेंस का जो मालिक था वो पढ़ाता था, और उसमें फिजिक्स का भी एक बहुत शानदार टीचर था। तो मतलब ऐसे टीचर पढ़ा तो बच्चों को लगता है कि यार वो शायद वो पढ़ा ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं, सब फालतू की बातें। हाँ, तो इसमें बोल सकते हो कि प्रॉपर ऐसा कोचिंग वालों को, टीचर का सबका वो मतलब अच्छे टीचर्स रखो, हर क्वालिटी के टीचर, ऐसा नहीं कि वो S4 में पढ़ रहा है तो उसको ख़राब टीचर मिले, तो वो तो गलत है ना। सब बच्चों ने जब सेम पैसा दिया तो सबको अच्छे टीचर मिलने चाहिए, तो उसमें ऐसा किया जा सकता है। टीचर पढ़ाए जो मतलब सब जो एक स्टार वाले नहीं को है, पढ़ा रहे देखो हैं वही अभी सभी को पढ़ाए। ऐसा नहीं हो सकता ना, अब एक टीचर की लिमिटेशन है ना, पर उसमें ऐसा करो क्वालिटी आप अच्छी मेंटेन करो ना टीचरों की। तो सर इसका उल्टा नहीं हो सकता क्या? जो सबसे ज्यादा कमजोर बच्चे होते हैं उनको हाई लेवल वाले टीचर पढ़ाने चाहिए ना इंडिया में सारी चीजें उल्टी होती है, पता है। ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है वो सबसे ज्यादा कम करता है, पर सबसे कम सैलरी उसी को देते हैं। हाँ बुद्धि का काम है। पटना में सुपर 30 की बैच है ना, आनंद सर की पटना में सुपर 30 की बैच जो चलाते हैं, वो क्या करते हैं सर ना कि 10-15 बैच पढ़ाते हैं, और उसमें से जो टेस्ट लेते हैं पहले, और जो टेस्ट में अपने तरीके से क्वेश्चन सेट करते हैं कठिन, और
टेस्ट को जो पास कर जाता है ना, वो उसको सेलेक्ट करके एक अलग बैच में पढ़ाते हैं सर। अब सोचो कि वही 23 बच्चे को आप फिर से पढ़ा रहे हैं, तो वही तो सेलेक्ट होंगे सुपर 30 में 30 के 30 के 30, और तो बाकी के जो बेचारे से कमजोर विद्यार्थी वो तो वहीं रह जाते हैं। और किसी को भी मालूम, किसी भी बच्चे को मालूम नहीं रहता है कि मैं सुपर 30 बैच का हिस्सा हूँ या नहीं हूँ। जिसका भी रैंक अच्छा है हाँ तुम सुपर 30 में थे, और जो नहीं आ पाया वो बेचारा तो वहीं रह जाते हैं, उनके पैसे भी कम करते हैं। चलो ठीक है, सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक से भटको बस, चलो ठीक है, वो समझ गया मैं। चलो ठीक है, अब आगे बताओ और रीजन बताओ, सुसाइड क्यों करते हैं, मतलब छोड़ो, मुझे ना ये मत बताओ, मतलब सुनो अवसर की सोसाइटी है, मतलब नहीं, मेरा एक क्वेश्चन सुन लो तुम लोग। मैं ये पूछ रहा हूँ, जीवन में तुम लोगों को भी कभी मरने का विचार आया होगा, तो मरने का विचार आखिर क्या था? देखो ये हकीकत में बता रहा हूँ, सबको आता है, जैसे मैं तो बचपन से मैंने बहुत बार प्रयास किया ऐसा कुछ ही नहीं है, वो सबको आता है। पर आपको ये बताना कि मतलब आप कैसे निकले उस चीज़ से, पहले तो ये बताना कि क्या रीजन था, आप खुद ही समझ जाओगे कि आखिर बच्चे को सुसाइड करें। चल सब बताओ एक एक फटाफट से। मेरा तो आपको पता है वही है, और कुछ नहीं था। तो उससे तुम कैसे निकली फिर? आपने जो बताया था वही किया था मैंने, मेडिटेशन किया था, आपने आपको बिजी रखा था, मतलब अकेले पर बहुत कम रखा था मैंने खुद को। हाँ तो मतलब जैसे मैं सबको ऐसे मोस्टली मेरे पास जो कोई केस आता है तो मैं उनको बोलता हूँ लोगों से बातचीत करो। आज की दुनिया में क्या है कि लोग सुनने का कोई रहता है। जैसे मैंने 2-3 केस मैंने खुद हैंडल किए इस मामले में, तो और मैंने अच्छे से उसमें पॉजिटिव आउटकम रहा मेरा, मैंने आके उन लोगों को बचा लिया सुसाइडल अटेम्प्ट से, तो वो चीज़ें रहती है। ठीक है, तो और कोई बताओ जिसको लगाओ कि मैं इसका मेरा ना विश्वास और टूट गया। अब मैं पता है किसी भी बाहर वाले पे इतना विश्वास करती नहीं। अरे ऐसा नहीं है, घबराने का नहीं है, पूरी दुनिया ऐसी नहीं होती है ना। नहीं होती, पर डर सा तो लगता है ना। नहीं उसमें है ना, एक चीज़ याद रखना, अवेयर रहना चाहिए। अवेयर मतलब देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कभी आपने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया और आपको मान लो गलत चीज़ मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं ऑनलाइन सामान ही नहीं मंगाऊँ, ये तो आप पीछे पे तो आगे बहुत पीछे हो जाओगे आप। आपको मंगवाना ऑनलाइन सामान, समझो पहले ऑनलाइन सामान मंगवाना, पर ध्यान सतर्कता रखनी है आपको, बस वही चीज़ होता है। दुनिया का भी ऐसे यूज करना है। आप बाहरी व्यक्ति से अगर मिल रहे हो तो उसे कोई नहीं, सतर्क रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्सेशन तो करती हूँ, बट जब कोई ज़्यादा ही घुसने की कोशिश करता है ना, तो मैंने दूर से भैया तो दूर रहे। चलो ठीक है, और कोई बताओ जिसको कभी लाइफ में लगा सुसाइड करने का कि हाँ मैं इस कारण सुसाइड कर रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, बचपन में सुसाइड का रीजन ये था, मुझे साइकिल नहीं मिली तो मैं सुसाइड करने जा तो वो एक अलग रहता है। सर इसका ये है महत्वाकांक्षी चीजों की ओर आकर्षित होना। हाँ वो तो मैंने बोला है। तो मैं भी कभी ऐसा लगा जीवन में? नहीं। तो कभी तुम्हें सुसाइड का देखो यार, देखो झूठ मत बोलो, देखो मैं इसलिए मैं बता, देखो यहाँ से नहीं सर, ऐसा कभी याद ही नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान के जीवन में है ना, इंसान के प्रत्येक जीवन में इंसान के सुसाइड का एक बार जरूर विचार आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये आता है। मतलब हो सकता है कि आप छोटे लेवल पे अपने आप को हार्म करना चाह रहे हो, अपने आप को थप्पड़ मार लिए किसी चीज़ को लेके, मतलब होता है, वो सब ऐसी बात है। वो थोड़े लेवल पे रहा, किसी को एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाता है सब, पर वो इतना नहीं बढ़ा कि सुसाइड करने की मूड में। हाँ मतलब एक लेवल पे तो रहा ही होगा ना हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई है जो एकदम सुसाइड करने के लेवल तो फंदे पे लटका हुआ है, कोई है ऐसा जो कोई है फंदे पे लटका हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो भाई बहुत उससे कुछ सीखने को मिलेगा ना। मुझे आता है, मुझे आता है, होगा भी तो फिर कोई ऐसा लगेगा भी नहीं। चेंज कर देता हूँ। अच्छा तुम पोस्टपोन कर देते हो मुझे तो घर से भागने के अटैक आते हैं अरे यहाँ मालूम है क्या होता है एजुकेशन सिस्टम को सर, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना सर, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मजबूरी में पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा। क्योंकि मुझे ना अवसर है ना, मेरे पास कोई अवसर था उस समय जब मैं ग्रेजुएशन किया था। यहाँ एकदम जो कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते हैं सर, जो हमारे आसपास चलते हैं किसी भी चीज को लेकर, एजुकेशन को लेकर या फिर रोजगार को लेकर जमाने चलता है सर ना। अच्छा अब यहाँ एजुकेशन, चलो ठीक है मैं ना, हमारा आवाज़ अटक रहा है, ठीक है रुक जाओ। सुनो
अगला देखो, मैं कुछ और कारण बताता हूँ, तुम लोग समझे नहीं, तुम बताए नहीं, तुम लोग खुल के नहीं बता पाते हो। देखो आजकल मैं एक चीज़ जो मैंने केस खुद हैंडल किया, आजकल जो सबसे मेन चीज़ है ब्रेकअप को लेके लोग सुसाइड करते हैं, ये एक सबसे बड़ा एक कारण है आजकल। ठीक है, स्टूडेंट में बहुत जानते सब है पर ओपन प्लेटफॉर्म में कोई बोल नहीं रहा है। सर ऐसा नहीं, सर ऐसा मौका कभी हुआ भी नहीं है। सर ये तो रिपोर्ट आई थी ना एक बार। तब यहाँ ग्लोबल लीडर बनने लग जाते हैं, कोई अपनी बात नहीं बताता। यकीन मैं बता रहा हूँ, सबसे मेन जो इशू है जो कोटा वाले केस की है ना, अभी एक साइड किसी नेता ने बोल दिया था, ये मेन मुद्दा रियलिटी बता रहा हूँ यही है। क्योंकि देखो मैं हर जगह रहा हूँ, मैंने मोस्टली केस भी देखे ऐसे, मैंने कुछ केस भी हैंडल किए। एक जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है ना वो ये है आजकल है ना, फिर इसी ब्रेकअप के मुद्दे को छोड़ के सब बना देते हैं, पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा थी, ये सब बेचारे बदनाम और कोई हाँ, होते हैं। सबसे मेन रीज़न यही है। क्योंकि देखो उस एज में क्या होता है ना कि रिलेशनशिप को लेके लोग थोड़ा रेडी रहते हैं, उस टाइम क्या होता है फिर कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं वो लोग, फिर वो फिर बताओ क्या होता है सबसे बड़ी इशू। मैं तुम्हें ना आज की बात बताता हूँ ना, तुम लोग जैसे है ना अभी क्लास में, मतलब ऐसा होता है मोस्टली लोग है ना, जैसे अभी इस एज में देखो क्या ही होगा, 20-22 की एज लेके 24 साल की एज में क्या होता है, लड़का लड़की जब अट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब मान लो किसी लड़की ने मना कर दिया लड़के को, तो किसी लड़के का ईगो हर्ट हो गया। ठीक है, ईगो हर्ट हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो ये जो केस होते हैं, या मान लो कभी रिलेशनशिप में रहे, फिर वहाँ पे क्या होता है, दूसरी बात ये भी होती है, जैसे मान लो रिलेशनशिप में चले गए, अब वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर टेस्टों में कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर उसके पेरेंट्स उस पर दबाव डाल रहे हैं, समझ में रहे आ रहा है। तो ये चीज़ भी होती है, मतलब समझ रहे हो ना, ये भी एक सुसाइड का कारण होता है। दूसरा एक रीज़न इन में लोगों को अकेले नहीं रहा जाता। अगला एक कारण जो मैंने दिल्ली में यहाँ पे देखा, मोस्टली यहाँ लोग क्या होता है ना, जैसे दिल्ली में जो देखो एक कोटा वाला एक अलग लेवल रहेगा, जो दिल्ली में जो आते हैं लोग उनका एक अलग कारण रहेगा सुसाइड करने का। देखो ना, मतलब वो डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि आईएएस बनने आए थे तो आईएएस का एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा। अब गाँव तो बोल के आए थे कि हम आईएएस बन के ही लौटेंगे, अब आईएएस बने ही नहीं तो फिर क्या करें। उनको ऐसा लगता है मैं पीछे जा नहीं सकता, आगे मैं बढ़ा नहीं जीवन में, तो ख़त्म कर लो। तो जो लोग मोस्टली जो आईएएस की तैयारी में आते हैं वो इसलिए सुसाइड करते हैं, उनका ईगो होता है। जैसे मैं पिछले साल यहाँ पे सुसाइड हुआ था एक लड़का, उसका रीज़न ये था कि उसके पापा ज़मीन वमीन बेच रहे थे, तो वो बोला कि अब भाई लोग है ना यहाँ पे जब आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो अपने आप को आईएएस ही समझ लेते हैं, बस एक मोहर लागना बाकी है। उनको ऐसा लगता है कि सब सारे डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग होते, वो अपने पापा मना कर रहे थे मत ज़मीन बेचो, ये है वो है, उसके पापा डांट दिए उसको कि मेरी ज़मीन तू क्या है, तू क्यों रोकेगा। तो बस वही लड़का कि मेरी बात नहीं कोई सुन रहा, मेरा ईगो हर्ट हो गया तो मर गया कि मैं फ्यूचर भावी आईएएस अधिकारी हूँ। सर जमीन में एक माता को बस लड़के एक ही कारण है सर, मेरा बस एक ही कारण है सर, मेरा बस एक ही कारण है ऐसा करने का, मतलब ऐसा माइंड में सोच का कि ये फेलियर, बस फेलियर। अरे नहीं, फेलियर क्या है, मेरे से ज़्यादा तुम क्या है, तुम लोग क्या फेलियर झेलोगे। अरे घबराना नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। सर आप एक बात बताओ, आप पढ़ते पढ़ते थके नहीं हो, मतलब आपने IIT किया है, कोटा भी गए तो फिर 6 साल इधर। अरे जीवन में ना हमेशा सीखने की प्रोसेस में रहना चाहिए, सीखते रहो। ठीक है, बात ये ना रिजल्ट आए ना आए, पर तो बात है कि जीवन सीखते रहो, आगे काम आते रहेगा। ठीक है, तो एक मेन रीज़न ये चीज़ याद रखना, ईगो हर्ट होती है लोगों की, तब भी लोग सुसाइड करते हैं। ठीक है, एक रिलेशनशिप आजकल नई चीज़ आ गया। ठीक है, फिर दूसरी बात अपने जो पढ़ाई और अपने पर्सनल लाइफ में इसमें बैलेंस नहीं कर पाते हैं लोग, इस कारण भी लोग सुसाइड करते हैं। अब उसमें पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ दोनों आ जाएगी, फ्रेंड लाइफ, इनमें सब में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और सबसे जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगी कि मैंने खुद पर्सनली देखा है, लोग जो सुसाइड कर रहे हैं तो मोस्टली ये होता है कि उनकी कोई बात सुनने वाला होता नहीं, या वो किसको कन्वे करे। पेरेंट्स से वो लोग डरते हैं, उससे डरते मतलब इसलिए बोला जाता है आजकल की पेरेंट्स को मतलब थोड़ा फैमिलियर होना चाहिए बच्चों के साथ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। परंतु क्या होता है कि नहीं, जब मान लो कि जो 19वीं सदी के पेरेंट्स हैं तो वो आज भी नहीं ताम्यता नहीं रख पाते हैं ना अपने बच्चों के साथ, परंतु वही दिक्कत होती है। तो फिर उनको क्या लगता है, जब फिर उनका कोई पीयर ग्रुप नहीं रहता है, तो पीयर ग्रुप नहीं रहता फिर वो एक ही सिंगल डिसीजन आता है। तो ऐसे केस में ये करना चाहिए कि बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए। काउंसलिंग नहीं होगा, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, वो एक मतलब ठीक है बोलने में, एक आंसर लिखने में बोल सकते हो। अगर उनको बाई चांस मिल भी जाए तो क्या गारंटी है कि वो इंसान उसकी मजबूरी का उसका फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि अपराध तो इसी बेस पर होते रहे ज्यादातर। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे काउंसलिंग, अब तो काउंसलिंग को बैठाया जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ
पर देखो सुनो सुनो, मैं तुम लोगों को बता रही चीज़ है ना, कोटा में है ना, एक क्या होता है, कोचिंग वालों जब बहुत ज़्यादा लोग बच्चे सुसाइड कर रहे थे तो उन्होंने मतलब एक प्रोफेशनल को हायर किया था उन्होंने। तो वो क्या करता था बच्चों को, जैसे मान लो स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें होती थी उसमें। तो एक दिन मैंने कॉल किया उनको तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो खुद हाथ जोड़ दिए कि हमारे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, परफेक्ट लोग होने चाहिए वहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी बैठा दो। तो लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि एक हायर प्रोफेशनल लोग है तो वो लेगा 1 लाख रुपये मान लो अपना, और इधर कोई किसी टट्टू पट्टू को बैठा दिया, डिग्री जो है फर्जी है 10,000 रुपये में। तो लोग यही करते हैं मोस्टली, कोचिंग वाले को तो 90,000 रुपये बचाने हैं ना। तो ये भी कमियाँ हैं। तो वहाँ पे एक अच्छे हायर करना चाहिए जो बच्चों को समझ सके, बच्चों की बात सुन सके, तो ताकि बच्चे अपने आराम से इजली बात कह सके, हर बात कह सके। सबसे बड़ी बात वो है, समझ रहे हो ना, तो वो महत्वपूर्ण होता है। तो अपने बहुत फ्रेंड, बड़ा रीजन ना सुनना भी है, मतलब हाँ। चाहे वो मतलब हर चीज में, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, हाँ, चाहे हस्बैंड हो, हाँ। चाहे वाइफ हो, ना सुनना एक बहुत बड़ा रीजन है। वो और आजकल सुनता कोई नहीं है किसी को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर सुन लेंगे तो फिर आप ही खुद डांटेंगे। अरे एक दूसरी मैं एक और बात बताता हूँ ना, क्या होता है, जैसे मान लो मैं अभी मान लो कि प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है, और वो शायद ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है मैं मान लो कि आप लोगों से कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब जो भी है। तो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कभी कोई पर्सनल प्राइवेट बात आपको बता दी, तो कुछ दोस्त लोग क्या होता है उस चीज़ को सेंसिटिविटी नहीं समझते हैं और उस चीज़ का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो ये भी कारण होता है, फिर लोग बताते नहीं हैं। तो लोग जब बताते नहीं तो फिर वो क्या है, सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वो सेंसिटिविटी को भी समझना चाहिए। सर अपनी भी मजाक उड़ाते हैं, दोस्ती नहीं है। चलो ठीक है। और सर मैंने इसकी बोल रही थी, जैसे कि कोई भी है स्टूडेंट है, वो उसके अंदर बहुत सारी मतलब सैडनेस है, अकेलापन है, जो है, अगर उससे कोई 2 मीठी मीठी बातें भी कर ले, चाहे उसका गलत पर्पज हो, पर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो उसकी बातें सुन रहा होता है। तो वो उसको अच्छा लगता है। जैसे उसमें हुआ था साक्षी वाले में, साक्षी नहीं थी, जो एक लड़की थी ना जो अभी मर गई थी, तो उसमें तो यही हुआ था ना, मैंने उसकी कहानी पढ़ी। उसके मॉम डैड से अक्सर लड़ाई होती रहती थी, फिर वो लड़का आ गया। पता है दिल्ली वगैरह में ये सारी चीजें कल्चर के अंदर आती है, वहाँ पे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे वो कल्चरल इशू है। देखो क्या होता ना कि लाइफ बैलेंस का भी होता प्रॉब्लम, क्योंकि ना यहाँ पे क्या होता ना बहुत फास्ट लाइफ है। अब जब बहुत फास्ट लाइफ के साथ बच्चे टाइम में तक नहीं बैठा पाते हैं, वो भी अपने आप को वहाँ के जैसे समझने लग जाते हैं, तब दिक्कत आती है। तो वो इशू है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे प्रॉपर वैसे नहीं होगा। सुसाइड का सॉल्यूशन ऐसा होगा कि सबसे पहले पेरेंट्स को भी रेडी रहना पड़ेगा। मैं बताऊं, हाँ। यहाँ जो आपके साथ मैं 2 घंटे बिताता हूँ ना, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो मैं कहीं, हाँ यही 2 घंटे में सर। और ना मैं कभी घर से बाहर निकलता हूँ, मैं तो महीने दिन घर पे रह जाता हूँ, कोई है ही नहीं ना बात करने की। अरे कोई नहीं, मैं भी नहीं जाती। अरे ये खतरनाक स्थिति, ऐसा मत रहा करो, ये सही नहीं है। मैं भी नहीं जाती कहीं भी। अरे गलत है ये चीज़ें। पर मेरा इंटरेक्शन होता रहता है क्योंकि घर पे आते रहते हैं, ये क्लास से ना माइंड फ्रेश हो जाता है इस क्लास से। माइंड फ्रेश क्लास, कल से अपनी क्लास का नाम रख देते हैं माइंड फ्रेश क्लास। सब लोग ज्वाइन करो। सर यूट्यूब पे तो काम कर जाएगा ये टाइटल। हाँ है ना। अपने चैनल को सख्त जरूरत भी है अभी। तब तो संडे की तरह स्टूडेंट आ जाएंगे। संडे को इतने सारे बच्चे आते हैं। चलो ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, देखो सुनो। देखो ना, जो मैंने पर्सनली मैं दो तीन केस बताता हूँ, तुम लोग समझ जाओगे। अब मैंने 2-3 केस को कैसे हैंडल किया। एक लड़की थी, मैं नाम नहीं बताऊँगा बस, है ना। एक लड़की थी, तो ऐसा होता है लॉकडाउन के टाइम में वो मेरे से मतलब ऐसे मैसेज की मेरे को पर्सनली, है ना। तो मतलब वो ऐसी थी मतलब कि वो सबसे किसी से ओपनली बात कर लेती है, ऐसा कोई इशू नहीं था उसको, बात कर लेती थी, मतलब शर्माती नहीं थी। वो लड़की मतलब मोस्टली ऐसी होती है घेडन टाइप से, नहीं बात करती। तो मेरे से बात की तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि चलो ठीक है, वो पढ़ाई के लेके ऐसा था। जब फिर धीरे धीरे इंसान को जब जानना प्रयास करते हो तो पता लगता है कि हकीकत में क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तो फिर मुझे पता लगा कि उसने 2-3 बार सुसाइड का अटेम्प्ट भी किया। तो मैंने जब उसका रीज़न पूछा तो वही ब्रेकअप हो, सारी चीज़ें। फिर बात ये नहीं है, चलो ब्रेकअप होना तो एक नॉर्मल बात है। बात ये थी आइडियलिज्म। ध्यान से समझना ये चीज़ को, ये बहुत माइन्यूट लेवल पे मैं केस स्टडी किया हूँ।
और मैंने कहीं ना कहीं मोस्टली मैंने 3-4 केस देखे, उसमें यही रहा, आइडियलिज्म, आदर्शवाद जो है लोगों को मार देता है। और ये कहीं ना कहीं मैंने भी कभी सुसाइड को लेके मैंने कभी मान लो थिंकिंग आया माइंड में, तो वो आइडियलिज्म ही रहा मेरा भी। तो मैंने एक चीज़ पकड़ी है, ये चीज़ ध्यान से समझना है ना। तो उस लड़की से मैंने जब बात किया तो मैंने बोला कि आखिर में क्या मतलब, ठीक है यार ब्रेकअप तो नॉर्मल है, मतलब ऐसा बोला जाता कि 2-3 ब्रेकअप तो करना ही चाहिए उसके बिना तो क्या ही तो वो बोले नहीं, रीज़न ये नहीं है। रीज़न क्या हुआ कि मतलब देखो, ये लड़की थी पढ़ने में बहुत होशियार, 12th में सोचो कि 90 से अबव परसेंटेज, 10th में भी मतलब टॉपर रही है यार। अभी वो गवर्नमेंट जॉब भी करती है, सोचो मतलब सब कुछ लाइफ में अच्छा है, सोचो कैरियर सब कुछ अच्छा है सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। परंतु फिर वही मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ ओके होने के बावजूद भी लोग सोचो उस दौर में पड़ जाते हैं। तो क्या हुआ, जब वो प्रिपरेशन के दौर में थी तो एक लड़का था, उससे कमिटमेंट किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अब वो लड़की थी फर्स्ट टाइम किसी से रिलेशनशिप में आई थी। अब ऐसा हुआ कि उस टाइम लॉकडाउन के टाइम से पहले जस्ट हो गया कि फिजिकल रिलेशनशिप हो गया। ये चीज़ हकीकत समझना ध्यान से। अब वो लड़की उससे फिजिकली इसलिए हुई कि ताकि उसको फ्यूचर में उससे शादी करना, आइडियलिज्म और उसने सोचा था ज़िंदगी में बस यही लड़का है, सब कुछ है, यही मेरा पति परमेश्वर है, सब कुछ यही है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर फिजिकल रिलेशनशिप हो भी गया तो क्या दिक्कत है। अब क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो वो लड़का फिर चला गया, वो यूपी का कहीं का था वो, और वो लड़की राजस्थान की थी। अब ऐसा हुआ कि मामला, लड़का उधर फ़ोन वोन काट दिया, सिम चेंज कर दिया। अब लड़के ने साफ बोल दिया कि मुझे अब तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। अब ध्यान से समझना है चीज़ को। अब वो लड़की सोच नहीं पा रही है कि मैं सोचो उसको पति मान चुकी थी, मुझे साथ फिजिकल भी हो रहे थे। अब वो मतलब उसके माइंड काम ही नहीं कर रहा, मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़, मतलब उसका माइंड काम ही नहीं कर रहा, अब वो समझ ही नहीं पा रही। तो ये दिक्कत होती है। देखो एक नॉर्मल लड़की होती है तो भाड़ में जाए, कोई नहीं, कल दूसरा आएगा, मतलब समझो ये चीज़। अब वो उसको क्या चीज़ है, उसको आइडियलिज्म लेके, अब उसको आइडियलिज्म उसको समझ में नहीं आ रहा। और मोस्टली जैसे क्या होता है ना, इंडिया में क्या होता है कि पवित्र लड़की मतलब वही जो अपनी एक की होती है, अपने पति के अलावा किसी को वो टच नहीं करती, वो व्हाटएवर, मतलब मेरा कहने मतलब ये चीज़ें है। अब इसके कारण सोचो आखिर में उसने बहुत बार सुसाइड का प्रयास किया उसने, वो तो मान लो। और उसका बचने का कारण ये रहा कि उसकी फैमिली उसके सपोर्ट में रही। मैं आखिर बता रहा हूँ, उसकी फैमिली अगर उस टाइम आइडियलिज्म टाइप वाली हो जाती तो वो मर जाती। फैमिली को पता था? हाँ, उसने अपने भाई बहन सबको बता दिया था, मम्मी पापा को नहीं बताया था। मैं वही बता रहा हूँ, वो 19th सेंचुरी के इधर, वो कैसे समझेंगे। पर उसके भाई बहनों ने उसको अच्छे से टैकल के बोले कोई बात नहीं, नॉर्मल है, लाइफ में और अच्छे लड़के मिलेंगे, ऐसे करके मतलब बहुत अच्छे से उसको प्रॉपर हैंडल किया। ठीक है, तब जाके उन चीज़ों से निकली। यहाँ पे तो जान से मार देते। हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना, वही चीज़ समझ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि तो लड़के वाले मार देते हैं, खुद में लड़की मर जाती। तो ये तो एक सर आपने भी तो उसकी बात समझी, और कोई होता ना मजाक उड़ाता, हाँ, फिर उसी लड़की को गलत सेंसिटिविटी वाली बात है। ठीक है, तो ये केस मैं बता रहा हूँ, ये आइडियलिज्म वाला है। ठीक है, अब देखो दूसरा आइडियलिज्म क्या काम करता है, ध्यान से समझना। मेरे साथ 10th क्लास में एक लड़की पढ़ती थी। ठीक है, अब उसका ऐसा था कि हम साथ में स्कूल जाते थे, तो ऐसा था कि देखो मैं बता रहा हूँ, मोस्टली जो यंग जनरेशन में जो लोग सुसाइड कर रहे हैं ना, उसका ब्रेकअप जो है यही एक बहुत बड़ा कारण है मैं हकीकत बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं घूम फिर के चीज़ें वहीं पे आएगी। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया, उस केस में मैंने देखा है। ठीक है, अब वो ऐसा था कि हम साथ में पढ़ते थे, मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग। तो ऐसा था कि 10th के बाद हम 5-6 लोग थे जो साइंस के लिए निकले। तो ऐसा था कि 12th में हम है ना कोचिंग जाते थे बहुत दूर, मतलब पैदल जाना होता था। तो अब भाई समझ में लड़की है तो अकेली तो जाएगी नहीं, तो एक लड़का था, तो मतलब हम फ्रेंड टाइप से थे। अब क्या हुआ कि उसके भाई लोगों ने उसको देख लिया था कि किसी लड़के के साथ कोचिंग जा रही है। तो मतलब अब देखो सब ऐसी बात है, लोग है ना, क्या होता है ना आज की दुनिया में ऐसा होता है कि कोई लड़का लड़की अगर बात करे तो ऐसा समझते हैं कि मतलब कि ये तो कुछ और ही चल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना वो चीज़। अब क्या हुआ कि जब रिजल्ट आया ना, तो 12th में क्या हुई, उसकी कम परसेंटेज बनी। 10th में उसकी अच्छी बनी थी, 77 की समथिंग बनी थी। 12th में उसकी 59 बनी। अब जिस दिन रिजल्ट आया तो उसके घर वालों ने उसको, मतलब समझ रहे हो ना, देख ही लिया था, वो तो मौके का इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन उसके भाई दारू वारू पी के आए और उसको सुना दी, उसकी जो अपनी बहन थी उसको, जो भी XYZ है। और ऐसा कुछ था नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। फिर भी उस लड़की को उस तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया, तो सोचो उसी दिन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो मैंने उस दिन कसम खाई थी, मतलब कि ज़िंदगी में एटलीस्ट मेरे सामने कभी भी ऐसा केस आएगा तो मैं भाई कभी मैं किसी को ऐसे करने नहीं दूंगा। मतलब फिर उसके भाई को क्या हुआ? क्या होता, कुछ ही नहीं हुआ। नहीं है, वो तो उनका फैमिली मैटर पता है। है,
एक केस तो मेरे साथ भी हुआ था, बताती हूँ। ये जैसे टीची नहीं होते, एक लिंक आया था मेरे पास ग्रुप का। अब मैं वहाँ पे बात कर रही थी तो वो लोग जिद कर गए, उनको लग रहा था मेरी एक्टिविटी देख के कि मैं लड़का हूँ। तो वो बोले कि बोल के दिखाओ। अब मैं बोल गई। अब ऐसे जैसे मैं यहाँ पे हंस रही हूँ ना, तो वहाँ पे भी हंस रही थी मैं। तो भैया आया, वो बोला कि ये लड़कों से बात करती है, कैसी कैसी बातें करती है, हंसती रहती है ये। और इतना तो पापा को कान भर दिए भाई। पापा ने इतना गंदा बोल रहे थे कि उसकी लड़की भाग गई, ये भी करेगी वो। मेरे को उस दिन पूरे दिन नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने भैया से फिर बात ही नहीं की 3-4 महीने तक, भाड़ में जा। तो ये होता है, मतलब ये आइडियलिज्म है ना इस दुनिया में। हाँ, तो सर ये बताओ, ये आधुनिकीकरण की बात करते हैं, जब तक इनके माइंड सेट ही ऐसा है तो फिर कैसे करेंगे? हाँ सवाल सी बात। अब कल को मेरी जॉब लग जाएगी तो फिर मेरे को तो सबसे बात करनी पड़ेगी। हाँ जब कहाँ से रोक लेंगे ये? अरे मैं चलो एक जॉब लग जाएगा तो वो प्राउड वाली बात हो जाएगी। अरे नहीं ऐसा है ना, देखो गलत चीज़ें गलत ही होती है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक लड़का लड़की से बात करे तो लड़का गलत नहीं है कभी, पर एक लड़की जब लड़की से बात करती है तो वो गलत कैसे हो जाती है? वही तो। चलो ठीक है, अगला मैं केस। और जबकि भैया के तो मैंने चैट्स देखे थे इसकी फ्रेंड के। अरे छोड़ो, ज़्यादा पर्सनल घुस रही हो तो। चलो ठीक है, सुनो अगला केस है एक लड़के का। सोचो वो था ओनली, मैं एक और केस, हाँ है ना, मेरे गांव में ना, मतलब जो मोस्टली एक मतलब कुछ विकलांग लोग थे, पर उसमें से एक लड़का था, तो विकलांग था वो ना। तो ऐसा होता था कि वो समझ बताओ, वो एक सबसे अलग था। अब विकलांग था तो समझ बताओ, उसका सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ठीक है। तो उसका मजाक उड़ाते थे तो क्या होता था कि उसको हमेशा ऐसा लगा कि शायद मैं इनकी तरह नहीं हूँ, ठीक है। उसको मतलब हमेशा कमी महसूस हुई, क्योंकि समाज ने उसको एहसास दिलाया कि तुम हमारे जैसे नहीं हो, ठीक है। तो इस कारण उसने सुसाइड किया, ठीक है। एक केस ऐसा था जिसमें मतलब मेरे मामा के घर के उधर का ऐसा था कि एक लड़का था, मतलब किसी घर में चोरी हुई तो मतलब जो यहाँ जिस घर वालों ने किसी थर्ड पर्सन पे आरोप लगाया, उस लड़के ने चोरी नहीं की थी। अब उसके मतलब आखिर में ऐसे प्रूफ भी हो गए थे उसने चोरी नहीं की थी, पर फिर भी उस पर आरोप जब लगाया गया तो उसको लगा कि मेरी तो मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब मेरी नाम खराब हो गया, ये हो गया, तो उसने फिर सुसाइड किया। एक लड़का था, उसने सुसाइड करने का कारण ये था कि उसको बाइक नहीं दे रहे थे घर वाले खरीद के, तो उसने उस तरीके से सुसाइड किया। मतलब डिफरेंट आपको साइकिल चाहिए थी, उनको बाइक। अरे मैंने सुसाइड तो नहीं किया ना। अरे तो साइकिल के लिए कौन करता है? अरे मैं करता हूँ ना। अरे ठीक है, छोटी छोटी बचपन में रहता है तो मतलब समझ लो, मोटा मोटा मेरा मानना है कि देखो इसमें सारी चीज़ें आएगी, इकोनॉमी रीजन भी रहते हैं लोगों के, ठीक है, डिजायर्स भी रहती है, ठीक है, रिलेशनशिप भी चीज़ें रहती है, ठीक है, और पेरेंट्स का बिहेवियर भी रहता है। बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, तो उस कारण भी लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली बहुत बार ऐसा भी होता है, टीचर कुछ बोल देता है बच्चे को तो उसको हर्ट कर जाता है, बहुत बार लोग सुसाइड इसलिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब ईगो प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, सारी चीज़ों को हटा के ईगो प्रॉब्लम हो गई, उसके कारण लोग आइडियलिज्म को लेके हो गया। और मोस्टली मैंने जो लड़कियों के केस में देखा वो आइडियलिज्म को लेके ही ज़्यादा परेशान रहती है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन के लेवल पे देखोगे तो सब ऐसी बात है, सबसे पहले मेरा जो सबसे पर्सनल नहीं, तो उसके पीछे इम्पेशंस भी तो काम होता है ना, कि आजकल लोग इतने इम्पेशंस हो गए हैं कि चीजों को नहीं समझ पाते। हाँ रीज़न ये है ना कि दूसरी बात है ना कहीं मैं मानता हूँ सोशलाइजेशन इनकम्प्लीट होना भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि सोशलाइजेशन लोगों को जब कंप्लीट नहीं होता है ना, तो लोगों है ना उनको पता नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन प्रोसेस जो इनकम्प्लीट भी होना है, क्योंकि जैसे अरे चीजें बहुत नॉर्मल थी भैया। ये टिकटॉक दुनिया भर की जो जब से रील्स बनने लगे ना, तब से मतलब जो जिसको नहीं भी चाहिए उसको भी लगेगा कि भाई एक बॉयफ्रेंड तो होना ही चाहिए। सबसे बड़ा हमको तो रील्स से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब हमको सोशल मीडिया से बहुत एंग्जाइटी है। मतलब ना हम ऐप यूज करते हैं ना तो इंस्टा यूज करते हैं, कुछ नहीं यूज करते, हमको एंग्जाइटी होने लगती है बिल्कुल। ये सही बात बोल रहे हो, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ रखना, मैं एक चीज़ मैंने इसको एक नाम दिया था आजकल है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है ये। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है, इसके बिना जीवन नहीं है।
मतलब समझो, जैसे रिश्ता होता है ना आज की हस्बैंड कुछ वाइफ का, तालवार नहीं कोई हस्बैंड वाइफ का रखते। ना, तो ये सेकंड रूप आ चुका है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, तो ये एक नेसेसरी बन चुकी है। ये नेसेसिटी है, ये आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकता है। सर ये कुछ साल बाद एक्सेप्टेबल होगा, देख लेना। अरे हाँ, आज ही एक्सेप्टेबल है, क्या बात कर रहे हो तुम? वो हमारे यहाँ पे तो नहीं है। अरे अंधूरी रूप से सब चल रहा है, तुम्हें नहीं पता बस। अच्छा, रात से नहीं, सदी से ऐसे चला आ रहा है। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा ये आइडिया मान के चलो, ठीक है। तो अभी मैं वो क्वेश्चन पढ़ के तुम लोगों को बता देता हूँ, तो थोड़ा अभी देख लेना, वो क्वेश्चन तुम सोल्व कर लोगे, इतना मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। रुको अभी करते हैं, खोलते हैं। सर लास्ट ईयर में आया था ना, महिलाओं में आत्महत्या की संभावना ज्यादा बढ़ रही है। लास्ट ईयर आया था, आपकी बार भी तो आया है, अभी बता रहा हूँ, रुको। हाँ अभी की तो कह रही हूँ, अभी वाला ही आया जो करंट। हाँ अभी 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 आया है, इस वाला नहीं, मेन। कोई क्वेश्चन में ढूंढ सबका इलाज एक ही है कि आप डॉक्टर से जाके बताएं कि मुझे क्या क्या डिप्रेशन होता है, किस वजह से होता है, वो उसकी मेडिसिन देते हैं और वो बहुत अच्छा काम करता है। अरे पक्का इलाज ये है कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता अपने से मतलब रखो। ये लो। तुम्हारा ना अलग ही है। नहीं हाँ, एक दो फ्रेंड्स ऐसे हो ना एकदम मस्ती भरे वाले, हाँ तब दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। अरे गालियाँ दे दे के अलग बुला ही ले, है। एकदम मूड खराब कर दे, और वो डिप्रेशन नहीं लेके आने देते फिर। अरे मैं वो सच बोल रही हूँ, लड़कों को क्या होता है मालूम है? लड़कों को जब डिप्रेशन होते है मालूम है क्या करते हैं? वो पार्टी करते हैं। कौन सी पार्टी? दारू वो हल्की हल्की लेने वाली पार्टी करते हैं और वही उनका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो गलत तरीका है। हम दूसरों का दिमाग खाते हैं। यूपीएससी का डिप्रेशन कम है क्या? जो फालतू का वो सबका डिप्रेशन। देखो मैंने नहीं 2 साल तो दिया है, और देखो भैया इतने दिन से दे रहे हैं, तो मेरे को इतना समझ आ गया है डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा। यूपीएससी में हम कहते हैं ना, अपना इसमें चल जाएगी ना, तो कभी वो सब पे दिमाग ही नहीं चला, इतना बिजी हो जाएगा। घर वाले वैसे ही टेंशन देते हैं ना, अगर यहाँ पे भी टेंशन मिलेगी ना तो फिर हो गई। नहीं अपा, इतना टेंशन मत लो यार। एक तो सर उस क्वेश्चन में ये वाला आंसर था, वो आंसर लड़कियों का तो कोरोना बहुत में ज्यादा प्रेशर हो गया था बहुत ज्यादा। अच्छा अरे होता है, बहुत ज्यादा होता है। चलो अभी आ रहा क्वेश्चन, रुक जाओ। मतलब मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि अभी तुम ये कर लोगे। देखो ये रहा क्वेश्चन, अब देखो अब आराम से तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो मैं एक मोटा मोटा तुम्हें आइडिया दे दिया। देखो भारतीय समाज में नवयुवतियों में, ठीक है, यंग वुमेन इंक्रीजिंग इंडिया। देख लो मैंने जो एग्जांपल दिया, अभी एक और एक केस बताऊंगा, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। रुको एक मिनट। अभी नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा। अरे दिख नहीं रहा, थोड़ा दिख रहा है, नहीं रहा। देखो दिख रहा है। अरे अपनी तरफ से कर लो जूम। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना। अब दिख गया, दिख अब गया। तो सुनो, अब मैं एक और केस स्टडी बताता हूँ, ध्यान से समझना है ना। मैं नाम नहीं बोलूँगा कैरेक्टर का, ठीक है, ध्यान से समझना। एक लड़की आई मेरे पास है ना, मतलब मेरा छोटा वाला भाई है, तो उसके साथ पढ़ती है वो ना। तो ऐसा मैटर था उसमें कि वो लड़की मतलब बहुत ज़्यादा अंदर था, मतलब ऐसा तो सुसाइडल 2-3 अटैम्प्ट कर चुकी थी वो। अब वो मेरे पास आई कि मतलब वो मेरे से एक बार मिल चुकी थी मेरे से, तो फिर वो दोबारा मिलने आई। तो मैंने बोला पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो आजकल, क्या बात है? तो रोने लग गई। मतलब मैंने जब ऐसे पूछा, मैं बोला यार बताओ क्या बात है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही। तो मतलब यूरा मेरा छोटा भाई था, उसने हिंट कर दिया था कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम में है ये, अभी 2-3 बार सुसाइड का अटैम्प्ट भी कर चुकी है, ठीक है। तो फिर मैंने उसको जब वैसे मैं कुछ पूछने लगा तो रोने लग गई वो, मतलब भावुक हो गई मतलब। तो मैं समझ गया था कि वो बड़ा मैटर है। तो सोचो मैंने भाई उसको 2 रात लगातार, उसको 2 रात पूरी रात 2 रात मैंने उसकी पूरी बातें सुनी। मतलब समझ रहे हो ना, 2 रात पूरी भाई मैंने पूरी रात जागा उसके लिए। तब उसका मतलब समझ में आया पूरा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, सब कुछ XYZ। तो अब देखो मतलब मैंने उसको टाइम दिया ना, वो चीज़ों से निकली भी। मतलब मेरा मानना है कि उसका मतलब ऐसा इशू हो रहा था कि वो घर पे भी नहीं बता सकती थी, और घर पे नहीं बता रहे थे तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकल रहा। तो आखिर में ऐसा हुआ कि मुझे घर पे भी उसके बात करनी पड़ी, एक एक्सट्रीम लिमिट तक जाके रिस्क लेना पड़ा। तो आखिर में वो लड़की फिर वो निकली अभी, मतलब अभी नॉर्मल है। फिर वो रक्षाबंधन के दिन आई थी, बोले कि आपने बचा लिया मुझे। तो मतलब मेरा कहने का कि ये चीज़ें है। और वुमेंस में क्यों हो रही है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वुमेंस क्या होती है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होती। जैसे देख मैं वही बता रहा हूँ,
जैसे लड़कियाँ क्या होती है ना, मोस्टली कभी किसी लड़के से रिलेशनशिप में आती है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि बस यही पति परमेश्वर है, यही है, सब कुछ है। अब वो मतलब उसके बियॉन्ड नहीं सोच पाती है कि यार यार ज़िंदगी और कुछ भी हो सकती है, कल ये नहीं तो कोई दूसरा और है। तो मतलब वो क्या अटैचमेंट ज़्यादा टाइप से फील हो जाता है। तो लड़कियों जब वहाँ से जब होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी पर जो टेक्निकल होती है ना, जो बेसिकली इंजीनियरिंग करती है, उनका माइंडसेट ना थोड़ा अलग होता है भैया। हाँ, अरे वो एकदम फिर वो तो मतलब वो बहुत अलग रफ mindset एंड टफ होता है, रफ एंड टफ है, भाड़ में जाए। मेरी एक फ्रेंड है, लड़के ज्यादा भावुक होते हैं, लड़कियां ज्यादा भावुक होती हैं, कौन होता है? लड़कियाँ होती है। कितना भावुक होना है। सपना को देख लो कितना भावुक बन है। चलो ठीक है, अब बचपना है बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन को लेकर मैं सपना के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सपना का ना भाई सबसे अलग है। अगर सपना इंटरटेनमेंट चैनल अपना खुद का यूट्यूब पर अगर बना लेना एक चैनल, तो ये बहुत ग्रो करेगा और बहुत अच्छा लगता है इसको सुनने में। जब मैं नया यहाँ आया था ना सर, तो जब सपना कोई सवाल पूछती थी ना, तो फिर मैं म्यूट करके ना मैं अंदर से बहुत हंसने लग जाता था। बहुत दिनों तक तो मैं इसके बाद नहीं बोल पाता था। जब सपना बोलती थी उसके बाद मैं नहीं बोल पाता था। फिर धीरे धीरे अब मैं जब बोलने लगा हूँ तब जाके ठीक लगता है मुझे। चलो ठीक है, अब इस तुम क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट support करो कर इधर। देगा। अरे आ जाओ इधर, अब इस क्वेश्चन को कर लो। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे है ना, मतलब समझ रहे हो, इसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी आपको, मतलब समझना पड़ेगा। जो मैंने कुछ एग्जांपल बताया आप लोगों को, ये समझना। मतलब महिलाएं जो नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, उसका कारण ये है। यंग वुमेन में देखो, मैंने जो लड़कियां रहती है ना, मोस्टली यंग, जो अब ये यंग, देखो पहली बात याद समझना, यंग समझाई, या यंग मतलब 18-20 साल की लड़कियाँ, 14 से लेके उस टाइम की लड़कियाँ, यंग वुमेन जो होती है। और दूसरी बात है ना, एक और रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ, कैरियर कॉन्शियसनेस भी है ना लड़कियों में आजकल बहुत ज़्यादा है। वो कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा वो है, उनको अगर कोई कैरियर नहीं मिल रहा, तो ये भी एक रीज़न लिखना आपको। कि जैसे क्या होता है ना, कुछ लड़कियाँ ऐसे होती है जो मान लो लाइफ में कुछ करना चाह रही है, तो मान लो फैमिली उनको रोक रही है, जैसे सपना हो गई, तो ऐसी लड़कियाँ भी सुसाइड करती है। ध्यान से समझना ये चीज़। जब उनको ऐसा लगता है कि हमारे पंख को काटा जा रहा है, समाज हमें नहीं आगे बढ़ने दे रहा, तो ऐसी लड़कियाँ भी सुसाइड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। एक एंगल ये भी रहेगा कि वहाँ पे जो पैट्रियार्कल जब सोसाइटी होती है, तो वुमेन्स को उस लाइक देखती ही नहीं है। और वुमेन्स मान लो कि पंख उड़ा के उड़ना चाह रही है, मान लो डॉक्टर बनना चाह रही है, IAS अधिकारी बनना चाह रही है, पर समाज उसको नहीं निकलना दे रहा, चाह रहा। समाज उसको चाहता है कि वो शादी करके बस अपना जीवन यहीं पे ख़त्म करे। तो ऐसी लड़कियां भी सुसाइड करती है, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनका मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ होती है कि मैं जीवन में ये कर लूँ, वो कर लूँ, सब कुछ करना चाहती है वो जीवन में। जब उनको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो भी बहुत खतरनाक चीज़ बनती है, ठीक है। एक चीज़ शायद मैंने एक दिन एग्जाम्पल भी दिया था, यहाँ पे क्या था, दिल्ली में बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है, फिर आने के, अरे हाँ एक और केस सुनो। मतलब मेरे पास इतने सारे एग्जांपल, मतलब बात है ना, लोग इतनी प्रॉब्लम लेके आते हैं ना मेरे पास। आज एक लड़का आया, वो मतलब प्रॉब्लम लेके आया, तो मेरे पास एग्जांपल रहते थे। एक लड़का आया था मेरे पास प्रॉब्लम लेके, तो एक लड़की के बारे में बता रहा था वो, है ना। अब वो मतलब कि सोचो कि हर 4-5 दिन में अपना बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती है। तो मतलब सोचो कि अब आखिर में उसका रिजल्ट क्या ही होगा। वो UPSC तैयारी कर रही है, सोचो, तो आखिर में रिजल्ट तो आएगा नहीं। अब एक दिन जब घर वालों का दबाव पड़ेगा तो घर पे भी नहीं जा पाएगी, तो आखिर में फिर क्या करेंगे ऐसे लोग। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये भी लोग गलतियाँ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा भी प्रैक्टिकल और हमेशा माइंड को ओपन रखो, हर एंगल से सोचने का। आर्थिक रूप से भी आएगा, ठीक है, मानसिक रूप से भी आएगा। और महिलाओं को जो मोस्टली जो रहता है, कि मैं फिर बता रहा हूँ ना, जो ज़्यादा है कैरियर कॉन्शियसनेस को लेके, पैट्रियार्कल सोसाइटी, आपको इसको डालना ही है इसमें, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं अभी घर गया था 2 दिन के लिए, समझ में आ गया। बच्चों को दुलाने के जब मोबाइल फ़ोन ने ले लिए, बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए, तो भाई बहुत खतरनाक प्रभाव है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, आपके भाई का लड़का? हाँ। याद आ गया। अरे देखो, मतलब समझो, जैसे क्या होता है ना, आजकल बच्चा रोने लगता है, उसको मोबाइल थमा दो, चुप हो जाता है। अब वो उसकी हैबिट बन चुकी है। अब हैबिट बन चुकी है तो दिन भर खेलता है, उसी में डोरेमोन देखेगा, सब कुछ है। मैं कहाँ पे सुन रहा था कि कोई बताया था मेरे को कि ऐसा है कि जब डोरेमोन देख देख के है ना, एक बच्चा ऐसा कि वो डोरेमोन की तरह बात करता है। सर, मेरे दीदी का लड़का है, बिल्कुल उसी की तरह बात करता है। अब तो समझ रहे हो ना, सारे बच्चों कैरेक्टर सीख लेते हैं। हाँ। तो आपकी भाभी लेके नहीं गई उनको अपने साथ? नहीं तो अभी भी नहीं लेके गई? क्यों लेके जाएगी भाई, वो यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं अरे उनका बेटा है। नो, उनका मन नहीं करता? ना। बाप
कितनी अच्छी माँ है। अब देखो समझना है बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव ये आएगा, तो यहाँ पे याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा। ऐसा मत सोचना कि नेगेटिव भी प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव भी पड़ता है। जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, बच्चे जब ये कुछ देखते रहते हैं ना, तो उसमें मतलब नेशन प्राइड की भूमिका आ जाती है। मतलब वो मतलब जैसे आर्मी के लोगों को लेके वो एक रहता है, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ भी आती है, ऐसे नहीं नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ रूल्स रेगुलेशन वाली बात, जैसे मान लो उन्होंने कुछ गेम में खेल में देख लिया कि नहीं ट्रैफिक के नियमों का फॉलो करना चाहिए, तो वो चीज़ भी आती है उन्होंने, ठीक है। ऐसे नहीं, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, और यूपीएससी हमेशा कभी आपसे नेगेटिव एंगल से पूछने के लिए यूपीएससी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो आपसे इसका पॉजिटिव एंगल भी जानना चाहती है कि आखिर में वो पॉजिटिव चीज़ें भी क्या सीखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। चलो ठीक है, और किसी कुछ डाउट हो पूछना तो पूछो। अब मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जब इंडियन सोसाइटी में पढ़ा दूंगा ना तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। मतलब इन द सेंस कि देखो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी, क्या आप सोचते हैं उनमें कुछ विशेषता भारतीय समाज अभी प्रचलित है? हाँ, क्यों नहीं है। मैं जैसे बता रहा, तुलसी पूजन हो गया, पेड़ों की पूजा करना हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। आज भी जो विवाह संस्कार है वो आज भी अपना रहे हैं, तो मतलब बहुत ईजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है क्वेश्चन, पर वो ये जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, किसी को और क्वेश्चन हो तो पूछना तो पूछो, वाइंड अप करते नहीं थे फिलहाल। कल से सीसेट होगी क्या? हाँ, कल से सीसेट पढ़ेंगे अपन। वो सीसेट मैंने आंसर राइटिंग वाली आंसर भेजी है सर आपको। वो आप उधर भेजो, मैं संडे को चेक करूँगा। वो आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में भेज देना, आप मेरे को मत भेजा करो, आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में भेजा करो। ओके, आप आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में भेजा करो, मैं तभी चेक करूँगा उसको। चलो ठीक है, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो वाइंड अप करते हैं फिर यहीं पे। चलो ठीक है, गुड नाइट। चलो ठीक है, गुड नाइट, सो जाओ।